हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीबीएसई ने 2024-25 में जो अकाउंटेंसी का जो सैंपल पेपर इशू करा था उस पेपर को डिस्कस विद सॉल्यूशन कर रहे हैं। सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर इशू करा है इसमें बहुत से पेपर को डिफरेंट टाइप से प्रेजेंट करा है। हमें इन सारी बातों को ध्यान देना होगा। उन्होंने क्वेश्चन पूछने के साथ कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। क्वेश्चन में आज तक जो रटाफिकेशन था, सेट पैटर्न थे क्वेश्चंस की, वैसा कुछ भी नहीं है। इस बार कंसेप्चुअल स्टडी पे ज्यादा क्वेश्चंस बने। क्वेश्चन को बहुत ही लॉजिकल पूछा गया है। हो सकता है क्वेश्चन बहुत बड़ा हो लेकिन उसके टर्म्स, उसकी आंसर्स बहुत ही स्ट्रेट और इजी हो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अब जो रटने वाली अकाउंटेंसी थी उसको छोड़ के कॉन्सेप्चुअल अकाउंटिंग की अपन बात करेंगे। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को डिफरेंट वे से पूछा गया है। इसी बात को स्टार्ट करते हुए हम सीबीएसई के सैंपल पेपर का पैटर्न वही है। कुछ एमसीक्यूज है, कुछ 3 मार्क के क्वेश्चन है, 4 मार्क के क्वेश्चन है और 6 मार्क के क्वेश्चन है विद इंटरनल चॉइस है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हम। एंथोनी, अ पार्टनर, was being guaranteed that his share of profit will not be less than rupees 60,000 per annum. डेफिशिएंसी, अगर उसको बोला गया था, एंथोनी एक पार्टनर है जिसको बोला था कि 60,000 प्रॉफिट कम से कम होगा। इफ एनी वॉज द बॉन्ड बाई अदर पार्टनर, अमर एंड अकबर, 3 पार्टनर है, अमर, अकबर एंड एंथोनी। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 द फर्म इनकर्ड ए लॉस ऑफ 1,80,000। हमने उसे प्रॉमिस कर रखा था कि हम आपको 60,000 का प्रॉफिट देंगे और फर्म को पहले से ही लॉस हो रहा है, पहले से लॉस हो रहा है। तब आप पूछा कि व्हाट अमाउंट विल बी डेबिटेड इन अमर्स अकाउंट, अमर के अकाउंट में कितना पैसा डेबिट होगा। तो अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्मेट में बताऊं आपको, ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है और यहां पे मैं पहले से लॉस लिख देता हूं। लॉस हो रहा है 1,80,000। लॉस कितना हो रहा है? 1,80,000 प्लस हमने इसको गारंटी दे रखी है। सिंस ये एमसीक्यू क्वेश्चन है तो हमारा प्रेजेंटेशन शॉर्टकट तरीके से हो सकता है। हमने इसे एंथोनी को कितना देने का प्रॉमिस कर रखा है। P&L में अगर देखा जाए तो पार्टनर को मिलने वाला, ये एंथोनी को कितना मिलेगा? 160। यानी बिजनेस को देखा जाए, बिजनेस में अदर देन एंथोनी, अमर और अकबर को टोटल लॉस कितना हो जाएगा? 2,40,000। उस 2,40,000 को दोनों पार्टनर कितना कितना बियर करेंगे? अगर रेशियो नहीं दे रखा है 1,20,000 दैट मींस अमर के अकाउंट से कितने रुपए डेबिट होंगे, मतलब माइनस होंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1,20,000। गॉट इट? इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1,20,000। क्या आपको मेरी सारी बातें समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 2 एसर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। द पार्टनर्स करंट अकाउंट आर ओपन व्हेन देयर कैपिटल अकाउंट आर फ्लक्चुएटिंग। करंट अकाउंट तब खुलता है जब पार्टनर की कौन सी होती है? कैपिटल फिक्स्ड होती है। जब फिक्स्ड होती है तो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल, फिर एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन के अलावा कोई बात नहीं आती है। बाकी सारे एडजस्टमेंट के लिए अपन करंट अकाउंट ओपन करते हैं। फ्लक्चुएटिंग में एक ही नॉर्मल कैपिटल अकाउंट होता है, लेकिन इन्होंने फ्लक्चुएटिंग में बोला है कि करंट अकाउंट होगा, दैट मींस ये गलत है। रीजनिंग दे रखी है। इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल ऑल द ट्रांजेक्शन अदर देन कैपिटल डन थ्रू द करंट अकाउंट। तो ये बात सही है। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? दोनों सही है, दोनों सही है, गलत हो गया। ए सही है, बी आर गलत है, नहीं। इसका आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। होप ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, फोरफीचर ऑफ शेयर्स लीड टू द रिडक्शन ऑफ। फोरफीचर ऑफ शेयर्स, जब कंपनी शेयर फोरफीच करती है तो उसकी कौन सी कैपिटल कम हो जाती है? कंपनी की पहली कैपिटल होती है ऑथराइज्ड, जो कभी कम नहीं होती है। उसके बाद होती है इशूड, इशूड वो जो हमने पब्लिक को इशू करे, और उसके बाद होती है सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब होता है जितने भी शेयर हमने इशू कर रखे हैं, जितने भी शेयर इशू कर रखे हैं जो हमने पब्लिक को इशू कर रखे थे, उसमें से अगर कोई शेयर हमने फोरफीट कर दिए हैं तो वो माइनस करने के बाद जो कैपिटल बचती है वो होती है इशूड कैपिटल। और यहां पे बोला है फोरफीचर ऑफ शेयर्स लीड टू रिडक्शन ऑफ विच कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल को कम नहीं कर सकती। इशूड तो जो हमने इशू कर दी वो हमेशा वही रहेंगे। अभी अगर हमने किसी के शेयर को फोरफीट करा है तो उससे हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल कम हो जाती है। यहां पे मैं एक इंपॉर्टेंट और बात बता दूं, अगर कंपनी ने री इशू कर दी है शेयर्स को, वापस से क्या कर दिए हैं? री इशू कर दिए, तो वापस से ऐड हो जाएगा। तो यहां पे फिलहाल के लिए आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या यहां तक क्लियर हो रहा है क्या? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसका थर्ड का बी ऑप्शन। क्वेश्चन को रीड करते हैं फटाफट से। मूल लिमिटेड इशूड 40,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। 40,000 डिवेंचर है एट द रेट ऑफ 100 ईच
एट द रेट ऑफ 100 ईच एट ए सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट की रेट हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, एंड विल बी रिडीम एट ए 20% प्रीमियम। 20% किसका? 40,000 डिबेंचर है, एक डिबेंचर 100 रुपए का, इसका मतलब वैल्यू हो गई 40 लाख, और 40 लाख पे 20%, इसका मतलब 8 लाख, ये लॉस हो गया। कंपनी जब डिबेंचर इश्यू करती है और इन टर्म ऑफ रिडम्पशन, तो इश्यू के टाइम डिस्काउंट और रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम, दोनों कंपनी के लिए लॉस होते हैं। तो डिस्काउंट के टाइम कितना लॉस हुआ हमें नहीं पता, प्लस रिडम्पशन के टाइम जो प्रीमियम दिया, रिडम्पशन प्रीमियम, ये हमें पता है कितना हो रहा है, 8 लाख। Before issuing of debenture, there was 1 lakh, 12 lakh, and after return of a loss issue of debenture, the balance of security premium was 2 lakh. डिबेंचर को इश्यू करने से पहले कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम में 12 लाख रुपए थे, और उसके लॉस को रिटर्न ऑफ करने के बाद 2 लाख हो गया। इसका मतलब कंपनी ने टोटल कितना लॉस रिटर्न ऑफ करा है? पहले 12 थे, अब 2 है, इसका मतलब कंपनी ने 10 लाख का लॉस रिटर्न ऑफ करा है। 10 लाख के लॉस में से 8 लाख का लॉस तो प्रीमियम के टाइम का है, तो इश्यू के टाइम का लॉस कितना हुआ होगा? बैलेंसिंग फिगर 2 लाख। अब हमसे पूछा क्या गया है, अब व्हाट रेट ऑफ डिस्काउंट देयर डिवेंचर आर इशूड। कंपनी ने इश्यू के टाइम कितना डिस्काउंट दिया? 2 लाख रुपए का। डिवेंचर कितने रुपए के थे? डिवेंचर थे 40 लाख रुपए के। 2 लाख डिवाइड बाई 40 लाख इंटू 100, इसका आंसर होना चाहिए 5%। आंसर कितना आ रहा है? 5%। क्या यहां तक सारी बातें समझ आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, at the time of admission of a new partner, at the time of admission of a new partner, the old partner Paresh and Prabhav had a debtor of rupees 6,20,000 and a provision for doubtful debts, that is 20,000 in the books. As per the term of admission, the assets are revalued and it was found that the debtor would rupees 15,000 had been turned bad and hence should be written off. What will be the journal entry? हमारे पास कुछ डेटर्स थे और कुछ पैसे डूब गए। डूबने की सिंपल एंट्री होती है बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। क्या एंट्री होती है? बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। पैसे डूबने की एंट्री है, 15,000 रुपए डूब गए। अब इस बेड डेट्स को अगर प्रोविजन होता है तो अप टू द बैलेंस ऑफ प्रोविजन अपन प्रोविजन में ट्रांसफर कर देते हैं। तो हमारे पास प्रोविजन कितना पड़ा हुआ था यहाँ पे? 20,000 का, और बेड डेट्स कितनी हुई है? 15,000 की। दैट मींस ये बेड डेट्स अपन कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे? प्रोविजन अकाउंट में। तो एंट्री क्या हो जाएगी? प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स। तो इसका पहला ही ऑप्शन ये अपने को सही लग रहा है, पहला ही ऑप्शन अपने को सही लग रहा है। ये एंट्री पूछिए तो बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स। अगला ऑप्शन में लिखा है रीवेल में डाला है, जब तक कि हमारे पास अगर प्रोविजन पड़ा हो तो बेड डेट्स के पैसे को पहले प्रोविजन अकाउंट में ट्रांसफर करा जाता है, रीवेल में ट्रांसफर नहीं करा जाता है। उसके बाद रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ये भी गलत है, पहला ही सही हो रहा है, तो फिर आगे देखने की जरूरत भी नहीं हो रही है अगर हमें कॉन्फिडेंस है तो। व्हाट नेक्स्ट? राम एंड श्याम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। आप क्वेश्चन को इधर देखें, द बैलेंस शीट शोज अ बिल्डिंग ऑफ रुपीज 1,60,000 एंड दे एडमिट मोहन एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। In additional information, it is given that the building is undervalued by 20%. बिल्डिंग की जो आज वैल्यू है वो 20% कम है। बिल्डिंग की वैल्यू है कितनी? 1,60,000, जो कितना परसेंट कम है? 20% कम है। दैट मीन्स 1,60,000 इज 80% ऑफ रियल वैल्यू। तो रियल वैल्यू निकालना है तो 1,60,000 डिवाइड बाई 80 इंटू 100, इसका मतलब उसकी रियल वैल्यू आ जाएगी 2 लाख। आगे क्या करा? दे एडमिट वन एज ए पार्टनर, ठीक है। द शेयर ऑफ लॉस और गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ श्याम, श्याम का पूछा है, राम और श्याम दो पार्टनर है जिनका रेशियो 3:2 है, इसका मतलब श्याम का रेशियो हो जाएगा 2/5। तो प्रॉफिट हो कितना रहा है? बिल्डिंग की वैल्यू है हमारे पास 2 लाख, जिसको हमने शो कितने में कर रखा था? 1,60,000 में। तो अगर अपन उसकी प्रॉपर वैल्यू पे शो करेंगे तो हमको कितने का गेन होगा? 40,000 का गेन होगा। 40,000 के गेन में श्याम को कितना मिलेगा? दिस इंटू 40,000 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 16,000। अब हमसे पूछा क्या गया? द शेयर ऑफ लॉस गेन ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ श्याम इज एंड द करंट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग शोन इन द बैलेंस शीट इज। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी शो होगी और श्याम को कितना गेन होगा? श्याम को गेन ये होगा और बिल्डिंग की वैल्यू ये शो होगी। तो फिर आंसर क्या हो जाना चाहिए? सी। कुछ क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसका ऑप्शनल पार्ट और है।
क्या लिखा है, द प्रॉफिट अर्न बाय ए फर्म आफ्टर रिटेनिंग 15,000 टू इट्स रिजर्व। कंपनी ने रिजर्व में 15,000 डालने के बाद प्रॉफिट कमाया है 75,000 का। दैट मीन्स कंपनी का जो प्रॉफिट है वो है 90,000। 75,000 का प्रॉफिट बचा हुआ है 15,000 रिजर्व में डालने के लिए बाद। इसका मतलब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 90,000। द फर्म हैड ए टेंजिबल एसेट वॉट ₹10 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटी ऑफ ₹3 लाख। एसेट कंपनी के पास 10 लाख की है और लायबिलिटी कंपनी के पास 3 लाख रुपए की है। दैट मीन्स उसका कैपिटल एम्प्लॉयड 7 लाख है। ये नॉर्मल उसका कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड 7 लाख है। द वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। गुडविल की वैल्यू किस पे दर की है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट वाज 50,000। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड तो कितनी दे रखी है, 7 लाख, वो हमने निकाली। एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है, हमने निकाल लिया 90,000। क्वेश्चन में पूछा क्या, डिटरमाइन द रेट ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये पूछिए। तो हमारे पास कैपिटल दे रखी है, ये नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट दे रखा है 90,000, वो हमने फाइंड आउट कर लिया था। 75,000 प्लस 15,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नहीं पता है तो एक्स कर लिया, इज इक्वल टू कितना है, 50,000। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो 90,000 इंटू 100 यानी कि 9 लाख। 9 लाख माइनस ये करूं, इसको उधर ले गए तो हमारे पास हो गया, इसको सिंप्लीफाई करें तो 90 लाख डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 7,50,000। 7,50,000 को इसके नीचे ले आए, 90 लाख करा तो हमारे पास परसेंटेज कितना आ जाएगा, 12%। कितना हो रहा है, 12%। दैट मीन्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12%। क्या थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या, यस और नो? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे क्वेश्चन जिसमें फोरफीचर की बात होती है, इसको करने का एक तरीका होता है। मोहन had applied 900 share was allotted in the ratio of 3:2। मोहन had applied, अप्लाई कितने करे, 900 शेयर और रेशियो है 3:2। इसका मतलब उसको शेयर कितने मिले होंगे, 600। कॉमन मैथ्स लगा दी हमने। He had paid the application money of ₹3 per share, application money, and could not pay the allotment money ₹5 per shares। First and final call of rupees yet not made by the company। कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं करा है। His share being forfeited, the following entry will be passed। फोरफीचर की एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर, या जो अलॉटमेंट है या जो भी है रेस्पेक्टिव नेम आ जाएगा, एंड टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। क्लियर, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोरफीचर एंड टू अलॉटमेंट। ठीक है, अब रही बात अमाउंट की, अमाउंट कितना आएगा, हमने उसके कितने शेयर फोरफीट करे, 900 के लिए अप्लाई करा हमने, उसको शेयर दिए 600, तो शेयर फोरफीट कितना हुए, 600। तो नंबर ऑफ शेयर फोरफीटेड इनटू कॉल्ड अप अमाउंट, अभी तक कंपनी ने कितने पैसे मांगे, इनटू कॉल्ड अप, कंपनी ने अभी तक कितने रुपए मांगे बताए कोई, हमारे यहाँ पे कितना आ रहा है, देखे तो कंपनी ने एप्लीकेशन में 3 और अलॉटमेंट में 5, फाइनल कॉल का 2 नहीं मांगा है, तो मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 8, तो ये तो हो गया 48। कॉल्स इन एरियर का अमाउंट निकालना पड़ेगा। मिस्टर ये जो मोहित है उसने अप्लाई करा था 900 इंटू 3 उसने एप्लीकेशन में दिए थे 2700 रुपए, हमने उसको शेयर दिए 600 इंटू 3, एप्लीकेशन में यूज हुए 1800, उसका हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा है 900। अलॉटमेंट ड्यू हुआ ऑन 600 शेयर, मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 3000, जिसमें से उसका 900 पड़ा हुआ है, दैट मीन्स उसका अलॉटमेंट के टाइम एरियर कितना आ रहा है, 2100 रुपए। तो अलॉटमेंट का एरियर आ रहा है, अलॉटमेंट का एरियर आ रहा है 2100 रुपए, फोरफीचर में वो जो पैसा उसने अपने को दिया, और कैपिटल का ये, दैट मीन्स इसका आंसर क्या आ रहा है, बी। आंसर क्या आ रहा है, बी, यानी 6 का आंसर हमारे पास आ रहा है बी पॉइंट। क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या, यस और नो? कैपिटल में 48 हमने निकाल लिए,
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ए कंपनी forfeit 6,000 शेयर्स ऑफ 10 each ऑन विच ओनली एप्लीकेशन मनी ₹3 हैज बीन पेड। उसने सिर्फ एप्लीकेशन के 3 रुपए दिए। 4,000 ऑफ दीज शेयर वर रीइश्यूड एट ₹12 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। द कैपिटल रिजर्व विल बी, मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट तरीका बताऊं, अगर कोई कंपनी किसी शेयर होल्डर के शेयर फोरफिट करती है और उन शेयर को रीइश्यू उनकी वैल्यू से ज्यादा, फेस वैल्यू या फेस वैल्यू से ज्यादा में बेचती है, यानी कंपनी का शेयर 10 रुपए का है, उसने कितने दिए कितने नहीं दिए इससे कोई मतलब नहीं। अगर कंपनी रीइश्यू 10 या 10 प्लस में रीइश्यू करती है तो पहले जितना भी पर शेयर पे पैसा दिया हुआ है वो कंपनी का बेनिफिट हो जाएगा और कैपिटल प्रॉफिट और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो पहले वाले शेयर होल्डर ने, एक कंपनी फोरफिटेड 6,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 each ऑन विच एप्लीकेशन मनी 3 रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी कितनी आ चुकी है? 3। ठीक है, तो 3 का बेनिफिट है क्योंकि कंपनी ने 12 रुपए शेयर फोरफिट करे हैं, तो डेबिट ऑफ शेयर फोरफिचर कुछ हुआ ही नहीं है रीइश्यू के एंट्री में। तो 4,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से अगर फायदा हो रहा है तो कंपनी का कैपिटल रिजर्व कितना हो जाना चाहिए? 12,000 रुपए। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? इधर यस और नो? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंपनी ऑन 2019 टुक अ लोन ऑफ ₹80 लाख ऑन द सिक्योरिटी ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। कंपनी ने 80 लाख का लोन लिया है सिक्योरिटी बिल्डिंग पे, लैंड एंड बिल्डिंग की सिक्योरिटी पे, एंड फर्दर इशू 40,000 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ओरिजिनल सिक्योरिटी के साथ साथ सेकेंडरी जो सिक्योरिटी रिक्त है कंपनी के पास जिससे हमने लोन लिया है, कोलैटरल सिक्योरिटी कहलाती है। ऑन 31 मार्च 2024 द कंपनी डिफॉल्ट बाय द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ हिज लोन। कॉन्सिक्वेंटली 1 अप्रैल द लैंड एंड बिल्डिंग वाज टेकन ओवर एंड सोल्ड बाय द कंपनी फॉर ₹70 लाख। 80 लाख का लोन लिया हुआ था, लैंड बिल्डिंग को 70 लाख में बेच दिया। जब कंपनी जो लोन देती है उनको लगता है जो प्रॉपर्टी है वो कम में बिकेगी तो वो कोलैटरल सिक्योरिटी में डिवेंचर या कोई और प्रॉपर्टी रखवा लेती है। द बैलेंस अमाउंट ऑफ डिवेंचर वर सोल्ड इन मार्केट ऑन 1 मई। डिवेंचर पे राइट उनको कब मिला है? उनके पास रखे तो हमने कब थे? पहले। उनको राइट कब मिला? एक रखना होता है और एक बेचना होता है। किसी के पास गिरवी रखना और किसी को बेचना। जब हम उसको बेच देते हैं तो उसके पास अधिकार चला जाता है। तो 1 मई को उनके पास अधिकार चला गया। फ्रॉम विच डेट वुड द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बिकेम पेबल। कब से इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एप्लीकेबल हो जाएगा? 1 मई से, क्योंकि 1 मई को हमको डिवेंचर हाथ में थमा दिए थे। यहां तक मेरे ख्याल से सारी बातें समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Rama, a partner, took over the machinery of ₹50,000 in full settlement of his loan of ₹60,000. Machine was already transferred to realization account. What will be the effect? The realization account. सबसे पहले क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात लिखी क्या है कि ये पार्टनर ने एक मशीन ले ली जो मशीन ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है। ये रियलाइजेशन अकाउंट में मशीन ट्रांसफर हो चुकी है। 2 मशीन है कितने की? 50,000 रुपए की। और यहां पे रामा का लोन है, ये पार्टनर का लोन रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होता। रामा का लोन है कितने रुपए का? लोन है, लायबिलिटी है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये 60,000 रुपए का लोन है। ये तो सिचुएशन है। रामा अ पार्टनर टुक ओवर मशीनरी ऑफ 50,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन ऑफ 60,000। 60,000 के लोन के बदले में ये मशीन ले गया। तो हम रामा के लोन का पेमेंट कर रहे हैं, तो लोन के पेमेंट में अगर हमने फिजिकल कैश तो कुछ दे दिया तो सारा का सारा एसेट चली गई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू रियलाइजेशन, और इसका अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। चाहे वो 50,000 की एसेट ले गया, 70,000 की ले गया, उसका लोन अकाउंट क्या होगा? यहाँ पे सेटल हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, अगर हमने क्वेश्चन में कहा होता कि रामा को कैश दे दिया 50,000, 60 के लोन के बदले में 2 कैश 50,000 है तो 10,000 रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा। अगर हमने 60 के लोन के बदले में 70,000 दे दिया होता तो बाई रियलाइजेशन 10,000 रुपए आ जाता और ये 2 रियलाइजेशन और बाई रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता। लेकिन यहाँ पे हमने कोई कैश दिया नहीं है, हमने एसेट दी है, तो एसेट के लिए वर्ड क्या लगता है? रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन लग गया। तो यहाँ पे क्या आ गया? रामाज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या आ जाएगा? बाई रामाज लोन 60,000 रुपए। अब हमारे पास ऑप्शन क्या दे रखे? देखें, रियलाइजेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाई 60,000। पहला ही ऑप्शन, रियलाइजेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाई ₹60,000।
रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कितने रुपए से? 60,000 रुपए से। आई थिंक गॉट इट, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन क्या कह रहा है? Dada, UV and Viru are partner sharing profit and loss in the ratio of 3, 2 and 1. Their book shows a workman compensation reserve is 1 lakh and the workman compensation amounting to rupees 60,000. How it will be the effect the book of account at the time of dissolution of firm? देखो, वर्कमैन कंपनसेशन हमारी एक लाइबिलिटी है, बट लाइबिलिटी का एक अमाउंट फिक्स नहीं है। तो जितने अमाउंट तक की लाइबिलिटी सर्टेन हो जाती है उसको तो अपन ट्रांसफर कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, और जितनी लाइबिलिटी नहीं कंफर्म होती है उसको अपन पार्टनर्स में एज रिजर्व, सिंस फर्म डिसॉल्व हो गई है, हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लोन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में पड़े हुए थे 1 लाख, जिसमें से लाइबिलिटी कंफर्म हुई है 60,000 रुपए की। तो 60,000 को तो अपन कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर और फिर फुल अमाउंट पे कर देंगे, और बचे हुए 40,000 हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है, ₹60,000 be credited in realization account like liability and be even paid off, बाद में उसका पेमेंट भी करना है। बैलेंस ऑफ 40,000 will distributed among the partner। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा पॉइंट। नेक्स्ट, इक्का दुक्का एंड टिक्का आ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2 to 1। देयर फिक्स्ड कैपिटल, उनकी फिक्स कैपिटल दे रखी है, उनकी फिक्स कैपिटल दे रखी है। जब भी फिक्स होता है तो सारे एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में होते हैं। देयर फिक्स कैपिटल इज 5 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2014। द प्रॉफिट इज 84,000 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर 10% पर एनम अकॉर्डिंग टू डीड। पार्टनरशिप की जो डीड है उसके अकॉर्डिंगली, पार्टनरशिप की डीड है उसके अकॉर्डिंगली उनको कितना परसेंट देना था? 10% पर एनम देना है। अगर मैं तीनों को 10% पर एनम दे दूं, तीनों को अगर मैं 10% पर एनम दे दूं तो कितना बनता है देखा जाए, कितना बनता है इनका? इसको 50,000, इसको 40,000 और इसको 30,000। 50, 40 और 30, 50, 40 और 30 कितना हो जाता है? 50, 40 और 30, 1,20,000 इनको देना चाहिए, जबकि हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है? 84,000। यानी ये कौन सा केस हो गया? इनएडिक्वेट प्रॉफिट का केस हो गया। इनएडिक्वेट प्रॉफिट में केस में हम अवेलेबल प्रॉफिट को उनके अमाउंट रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसकी एनालिटिकल टेबल बना के हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले हमने इनको कितना दे दिया है, प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन, जितना हमने इनको दे दिया है इसके हिसाब से उनसे वापस ले लिया जाएगा और अवेलेबल प्रॉफिट को उनके रेशियो में बांट दिया जाएगा। सरप्लस और डेफिसिट अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके सॉल्व कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मशीनरी अपेयर ₹10 लाख। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मशीन अपेयर एट ₹10 लाख एंड एन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर अपेयर एट ₹6 लाख। यानी एक मशीन है 10 लाख रुपए की जिसके ऊपर आज तक का डेप्रिसिएशन लग चुका है 6 लाख रुपए का। In the balance sheet, the machine is taken over by a creditor of ₹5,40,000। क्रेडिटर हमारे पास 5,40,000 का है at ₹5% below the net value। नेट वैल्यू है कितनी इसकी? 4 लाख। 4 लाख की मशीन को उसने नेट वैल्यू पे 5% कम में ले लिया है। हमारे पास एसेट थी 10 लाख रुपए की, एसेट 10 लाख रुपए की है जिसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 6 लाख है। तो नेट वैल्यू कितनी है? 4 लाख, जिसको उसने 5% कम पे लिया है। 4 लाख माइनस 5%, 4 लाख माइनस 5% इज इक्वल टू उसने 3,80,000 रुपए में एक्सेप्ट करा है, जबकि उस क्रेडिटर का नेट ड्यू कितना था? 5,40,000। 5,40,000 में से इतने रुपए की तो मशीन ले रहा है, ठीक है। एंड द बैलेंस अमाउंट टू क्रेडिटर वाज पेड थ्रू चेक। बाय व्हाट अमाउंट शुड बी बैंक अकाउंट बी क्रेडिटेड फॉर दिस ट्रांजेक्शन? हमें उसे टोटल पे करने हैं 5,40,000, उसमें से मशीन उसने 3,80,000 में ले ली। तो बैलेंसिंग फिगर जो बचेगा, बैलेंसिंग फिगर माइनस करें 5,40,000 माइनस दिस इज इक्वल टू 1,60,000 अपन चेक से पे कर देंगे। 1,60,000 उसको चेक से पे कर देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1,60,000। आई थिंक समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल, समर्थ एंड अयान
A partner sharing profit and loss in the ratio 5, 4 and 3. Ayan's fixed capital balance on 31st March 2024 was 2,70,000. Which of the following item would you have affect this capital balance? Capital balance में क्या क्या चेंज होगा? देखो कैपिटल अगर उसकी है 5, 4 और 3, अयान की कैपिटल है 3 के लिए, तो आगे कोई डिजिट तो नहीं दे रखी, तो क्या पूछना चाह रहा है, इससे क्या क्या चीजें इफेक्ट करेगी? प्रॉफिट और लॉस इफेक्ट करेगा क्या? क्या कोई नया पार्टनर एडिशनल कैपिटल ला सकता है? क्या हाँ, अगर एक पार्टनर के बेस पे अगर दूसरे पार्टनर के कैपिटल को चेंज करा, चेक करा, तो इसकी कैपिटल है कितनी? ये 270 है, तो अकॉर्डिंगली इनकी भी कैपिटल निकलनी चाहिए, इसकी भी निकलनी चाहिए। कम है तो लेके आएगा और ज्यादा है तो ले जाएगा। प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्रॉफिट तो बिजनेस एक्टिविटी से होता है। तो आई थिंक ये 2 पॉइंट होने चाहिए, या तो कैपिटल रिडक्शन हो जाएगी ड्यू टू कैपिटल एडजस्टमेंट, या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। ज्यादा है तो ले जाएगा और कम है तो लेके आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बोथ बी एंड सी। आई थिंक समझ में आ रहा है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, शेयर इशूड एज स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन बी। एक कंपनी जब अपने शेयर होल्डर्स को नहीं, कंपनी अपने एम्प्लॉयज को जब मार्केट में नया आईपीओ निकालती है तो मार्केट में शेयर इशू करती है। सपोज करें 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर कंपनी ने 12 रुपए में इशू करा, 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में इशू करा, तो हो सकता है कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को थोड़ा बेनिफिट देने के लिए, प्रिविलेज देने के लिए, वही शेयर जो मार्केट में 12 रुपए में बिक रहा है, हो सकता है 11 में बेच दे, 10 में बेच दे या 9 रुपए में बेच दे। सिर्फ इसी कंडीशन में कोई कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पे दे सकती है। अदरवाइज कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 53 में लिखा है कि कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। बट एक्सेप्शनल केस कौन सा है? स्वेट इक्विटी, नॉट स्वीट, स्वेट इक्विटी शेयर्स। इनको पार पे इशू करा जा सकता है, डिस्काउंट पे भी करा जा सकता है और प्रीमियम पे भी इशू करा जा सकता है। 10 रुपए का शेयर मार्केट आईपीओ में आ रहा है 12 रुपए में, ऑन द वेरी सेम मोमेंट अपने एम्प्लॉयज को कुछ बेनिफिट देने के लिए सस्ते में शेयर दे रही है, तो क्या करें? इशू एट पार होगा, प्रीमियम होगा या डिस्काउंट होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, सारे करेक्ट है, 1 2 3 तीनों ही पॉइंट करेक्ट है, हो जाएगा आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 13, 2000 शेयर अलॉटेड टू मिस्टर लीगल ऑन विच 80 कॉल्ड अप एंड 50 पेड फॉरफिटेड। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इतने मांगे इतने दे दिए, तो उसको करने का बड़ा आसान तरीका है जिससे बच्चों में कोई गलती नहीं होगी। थोड़ा ध्यान दें, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़े। 2000 शेयर तो फॉरफिट करने, ऑफ विच 80 कॉल्ड अप, तो 80 कॉल्ड अप है तो इसका मतलब 20 अनकॉल्ड है, तो 20 अनकॉल्ड है, इसका मतलब फॉरफिट तो इसके पहले कर ली। अब 80 रुपए जो अपन ने मांगे, दैट मींस कॉल्ड। कॉल्ड के 2 पार्ट होते हैं, पेड और अनपेड। हम मांगते हैं, उसमें से कुछ लोग देते हैं और कुछ पैसा नहीं देते हैं, तो पेड हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया? अनपेड हो गया। आगे क्या लिखा है? एंड 50 वर फॉरफिटेड, 80 वर कॉल्ड एंड ₹50 पेड। 50 रुपए उसने दे दिए थे, इसका मतलब 30 रुपए उसने नहीं दिए थे, तो ये तो उसके फॉरफिचर की एंट्री होगी। क्लियर? री इश्यू ऑफ 70 ईच एज 90 पेड अप। री इश्यू करा है उन्होंने कितने रुपए में? 70 रुपए के बदले में 90 रुपए का शेयर। री इश्यू फॉर ₹70 एज 90 पेड अप, यानी अब शेयर की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 90 रुपए के शेयर के बदले में कितने मिल चुके हैं? 70। पुराने शेयर होल्डर ने अपने को कुल कितने रुपए दिए? 50। ये 50, यानी एक ही शेयर पर पहली बार तो मिला था 50 और दूसरी बार मिला 70, और इस शेयर की आज वैल्यू है 90। एक शॉर्ट टेक्निक है, मैं आगे क्वेश्चन में कराऊंगा कि पहले वाले शेयर होल्डर ने हमें ऑलरेडी कितना दे रखा था? 50 रुपया। दूसरे वाले शेयर होल्डर जब फॉरफिट कर लिया तो वही शेयर अपन ने किसी और को रीइश्यू कर दिया, दूसरे वाले शेयर होल्डर ने अपने को कितने रुपए में दिए? 70 रुपए दिए, और कुल शेयर की वैल्यू कितनी है? 90। 90 के शेयर के बदले में अपने को मिले कितने? 120, यानी पर शेयर पे कैपिटल रिजर्व कितना हो रहा है? 30। 120 का शेयर है और उसके 120, 90 का शेयर और 120 मिल चुके हैं, तो 30 रुपए का बेनिफिट हो चुका है पर शेयर पे। जितने भी शेयर रीइश्यू करे मल्टीप्लाई कर दो, जितने भी शेयर हमने रीइश्यू करे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। हमने शेयर रीइश्यू करे हैं 2000 मल्टीप्लाई बाई 20। ये टेक्निक समझ में आ जानी चाहिए, शॉर्ट टेक्निक है। आंसर कितना हो जाएगा? 60,000। बहुत इजी तरीका है। पुराने वाले शेयर होल्डर जो डिफॉल्टी था उसने हमें पर शेयर का कितना दिया? कि सर 50 दिया। पेड और अनपेड कितने दिए? 50। पहले वाले ने हमें दिए 50। जब रीइश्यू करे उन्होंने कितने रुपए दिए? 70।
यानी पर शेयर का हमें मिल कितना चुका है 120, और शेयर की वैल्यू कितनी है एज ए 90 पेड अप 90, तो पर शेयर पे बेनिफिट कितना हो रहा है 30 इंटू नंबर ऑफ शेयर इश्यू कितने हैं 2000, तो उसका मतलब कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा 60,000। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। उसके बाद ये कौन सा क्वेश्चन था 14 क्वेश्चन। JS and Tex are partners sharing profit and loss in the ratio of 5, 3 and 2 with effect from 1st April 2014. They decide to share future profit and loss in the ratio of 2, 1, 1 for which the following balances tax will be credited. Tax will be credited at the time of reconstitution of the firm if the firm decided to continue with available accumulated profit or loss balance. कंपनी अपने प्रॉफिट को accumulated प्रॉफिट को शो करना चाहेगी तो पार्टनर टू पार्टनर, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर एंट्री होती है। इन केस ऑफ गेन के केस में एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस, और लॉस के केस में एंट्री हो जाती है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। और यहां पे हमारे पास जे, एस और टी तीन पार्टनर है, उनका रेशियो था 5, 3 और 2, और न्यू रेशियो है 2, 1, 1। ओल्ड माइनस न्यू निकालेंगे तो किसी का सेक्रीफाइस निकलेगा और किसी का गेन निकलेगा। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2/40। आई थिंक 2/40 है इसका सेक्रीफाइस और इसका है 2/40 गेन। इसकी भी एक शॉर्ट टेक्निक है समझने के लिए, और हमने इसको जब कैलकुलेट करा है तो हमारे पास इनका गेन और सेक्रीफाइस आ गया है, गेन और सेक्रीफाइस आ गया है। सब ये पार्टनर गेन कर रहा है, ये पार्टनर गेन कर रहा है। तो अगर बिजनेस में प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पड़ा होता तो ये अकाउंट डेबिट होता, जबकि हमें क्वेश्चन में पूछा है टैक्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ये क्रेडिट कब होगा जब बिजनेस में क्या होगा लॉस। तो देखते हैं किस किस कंडीशन में कंपनी को लॉस हो रहा है, किस कंडीशन में कंपनी को लॉस हो रहा है। जर्नलिज्म में पड़ा है 2 लाख और पीएनएल में यानी कि पॉजिटिव बैलेंस है। जर्नलिज्म में पड़ा है 2 लाख और लॉस पड़ा है 2.5 लाख, कंपनी को एक लॉस हो रहा है। यहां पे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहां पीएनएल में प्रॉफिट हो रहा है, जर्नलिज्म में भी प्रॉफिट और पीएनएल क्रेडिट है तो ये भी प्रॉफिट हो रहा है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 50,000 पीएनएल में क्रेडिट है, ये भी प्रॉफिट हो रहा है। यहां पे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस ये लॉस है और ये भी लॉस है, और दैट मींस इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। दोनों ही कंडीशन में कंपनी को लॉस हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, रोहित, विराट एंड श्रीखर were partner sharing profit and loss in the ratio of 3, 1, 1. Their capital balance on 31st March. इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट था कि एक पार्टनर जो गेन कर रहा है, गेन करने वाला हमेशा डेबिट होता है, जबकि हमें पूछा गया क्रेडिट है। क्रेडिट कब होगा जब बिजनेस में एक्यूमुलेटेड लॉसेस होंगे। एक्यूमुलेटेड लॉसेस सिर्फ इस केस में हो रहा है, अदरवाइज हर एक में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो रहा है। दैट मींस ये केस एप्लीकेबल नहीं होगा। केस एप्लीकेबल कौन सा होगा, ये वाला होगा। Rohit, Virat and Shikhar are partner sharing profit and loss in the ratio of 2 to 1. Their capital account is 3 lakh, 2 lakh 70 and 2 lakh 50,000. On the same day, they admit Hardik as a new partner for 20% share. Hardik was bring rupees 80,000 for his share of goodwill. नया पार्टनर जब गुडविल लाता है तो ओल्ड पार्टनर के गेनिंग रेशियो में क्रेडिट हो जाते हैं। And 1/5 of the combined capital of all the partner of new firm. All the partner of new firm. New firm का मतलब वो खुद भी होगा, उसका 1/5 लेके आया है। What will be the amount of capital bought in by Hardik on admission of as a new partner? तो पहले उनकी कैपिटल थी कितनी वो देखें, तो इनकी कैपिटल कितनी थी, इसकी 3 लाख, इसकी कैपिटल दे रखी है 3 लाख, इसकी 2,70,000 और इसकी 2,50,000 प्लस कुल मिला के 80,000 रुपए गुडविल का लेके आया, तो अल्टीमेटली इनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास कैपिटल हो रही है 9 लाख रुपए, कैपिटल 9 लाख हो रही है इन 3 पार्टनर की, और वो लेके आ रहा है टोटल फर्म का 1/5, टोटल फर्म का 1/5, जबकि टोटल फर्म क्या होती है, तीनों पार्टनर कैपिटल, रोहित कैपिटल प्लस विराट कैपिटल प्लस शिखर कैपिटल प्लस हार्दिक कैपिटल, इन तीनों की कैपिटल दे रखी है 9 लाख, और ये टोटल कैपिटल का 20% लेके आ रहा है। तो टोटल का 20, तो इन तीनों का 25%। ऐसा अपन शॉर्ट टेक्निक में पढ़ चुके हैं। सिंस जबकि हमारे पास सीबीएसई में एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं तो हमें कुछ शॉर्ट टेक्निक पढ़नी पड़ती है। 1/5 ऑफ टोटल इज 1/4 ऑफ रिमेनिंग, तो 1/4 ऑफ रिमेनिंग इसका 1/4 निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा दिस मच, और नहीं तो एक्स मान के भी करा जा सकता है। सिंस हमें शो नहीं करना होता है तो शॉर्ट टेक्निक फॉलो करी जा सकती है। शॉर्ट टेक्निक हमने फॉलो कर दी। 1/5 ऑफ टोटल इज 1/4 ऑफ, जैसे अपन ने कॉस्ट का इतना तो सेल्स का इतना,
ऐसा पढ़ रखा है। उसके बाद 15 का बी पार्ट, A, B and C are partner sharing profit and loss equally. B died on 31st August and the total amount transferred to B's executor account rupees 13,20,000. B's executor were being paid rupees 1,20,000 immediately and the balance was to be paid in 4 equal semi-annual installment. Semi-annual installment का मतलब होता है half yearly installment, ठीक है। Together with interest at the rate of 12% per annum, total amount of interest credited to the B's executor account for the year ended 31st March 2014. समझने वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। उसको कुल हम पेमेंट करने वाले कितने थे मिस्टर बी को? बी मरा है 31 अगस्त को, 31 अगस्त को मरा है और 13,20,000 रुपए देने थे, जिसमें से 1,20,000 दे दिया, तो बाकी रुपए कितने रह गए? 12 लाख। 12 लाख रुपए को हमें 4 इक्वल सेम इंस्टॉलमेंट में देना है, यानी 3-3 लाख की 4 इंस्टॉलमेंट, 3-3 लाख की 4 इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट, और वो भी 6-6 महीने से जाएगी। तो पहली इंस्टॉलमेंट कब जाएगी? अगस्त में मरा है, तो अगस्त जा चुका है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी कि 28 फरवरी को पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी। तो हमारे पास इंटरेस्ट लग जाएगा 12 लाख पर। इंटरेस्ट की रेट दे रखी 10%, 10% पर 6 महीने का इंटरेस्ट, प्लस अब उसमें से 3 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट दे दी अपन ने, तो अब लोन कितना रह गया? 9 लाख का। 9 लाख पर 10% से, 9 लाख पर 10% से 1 महीने का इंटरेस्ट, इन दोनों को जोड़ोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको जब हमने सिंप्लीफाई करा तो हमारे पास आंसर आ रहा है 60,000 रुपया, और जब इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 7,500। दोनों को सम करा तो 67,500। दैट मीन्स हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 16। String and Kite are partner sharing profit and loss in the ratio 5:3. They admit Spring as a partner. The String sacrificed 1/4 from his share. From का मतलब कुछ भी नहीं होता है, from his share मतलब अपने शेयर में से दिया। इनका शेयर था 5:3, इसने अपने में से 1/4 दे दिया, ठीक है। Whereas the Kite sacrificed 1/6 of his share. That means उस Kite का sacrifice है 1/6 of 3/8, यानी इसका टोटल सेक्रीफाइस हो गया, इससे कट करा तो 1/16, तो 1/14 प्लस 1/16 करेंगे तो उसका न्यू रेशियो आ जाएगा। और इस क्वेश्चन में कोई टेक्निकली बातें नहीं है, हो जाएगा आई थिंक ये क्वेश्चन। शॉर्टकट में करें तो 5:3 का रेशियो था, इसने 1/4 सेक्रीफाइस कर दिया। क्लियर? 1/4 का मतलब हो जाता है 2/8, 2/8 इसमें से माइनस कर दिया, बिकॉज 1/4 इज इक्वल टू 2/8, इसमें से 2 माइनस करा तो इसका आंसर आ रहा है 3/8। इसने कितना सेक्रीफाइस करा? 1/16। कितना सेक्रीफाइस कर रखा है? 1/16। ऐसे शॉर्ट टेक्निक से क्वेश्चन को सॉल्व करा जा सकता है, हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो जाएगा, एक का ऑफ शेयर है और दूसरे का फ्रॉम शेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। रस्टिंग अ पार्टनर of a firm under dissolution was getting a remuneration of 2% of the total assets realized other than cash and 10% of the amount distributed to the partner. Sundry assets including cash rupees 8,000 realized rupees 1,16,000 and the liability to be paid is 31,340. Calculate Rusting's remuneration and show the working clearly. Also pass journal entry. अब ये 3 मार्क का क्वेश्चन है तो इसको तो हमें शो करना पड़ेगा। अभी तक तो एमसीक्यू क्वेश्चन चल रहे थे, इसको अगर देना है तो हमें सारी बातें समझानी पड़ेगी। क्या बोला है? पार्टनर को रेमुनरेशन कितना देना है? रस्टिंग को रेमुनरेशन देना है 2% ऑफ टोटल एसेट रियलाइज्ड, जितनी एसेट बेची अदर देन कैश, एंड 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल टू द पार्टनर। तो हमारे पास टोटल एसेट बिकी कितने में? 1,16,000 में। 1,16,000 में सारी एसेट बिकी है, जिसमें से 8,000 तो कैश के हैं, तो यानी सारी एसेट कैश में कितनी बिकी होगी? एसेट कितनी बिकी है? 1,00,000 और 8,000। तो 1,08,000 का हमने 2% देना है। 1,08,000 इंटू 2% इज इक्वल टू 21,60। एक तो ये कमीशन मिल जाएगा। हमारे पास टोटल पैसे आए हुए हैं 1,16,000, जिसमें से आउटसाइड लायबिलिटी को पे कर देना है 31,340 माइनस 31,340, ये हमने उनको पे कर देना है। अब हमारे पास नेट जो पैसा बचेगा वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूटेबल होगा, क्योंकि जो भी एसेट बेचने से पैसे आए थे इंक्लूडिंग कैश, उसमें से आउटसाइड लायबिलिटी को दे दिया। अब जो बचेगा वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो पार्टनर में जो डिस्ट्रीब्यूट होने लायक वो बचा है 84,660,
अब इसका 2%, इसका कितना बोला है क्वेश्चन में, एसेट रियलाइज का तो 2% और इसका बोला है 10%, एंड 10% द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट टू द पार्टनर, इसका 10%, यानी 8466। एक तो ये कमीशन मिलेगा, एक ये कमीशन मिलेगा, दोनों को जोड़ देंगे तो पार्टनर को जो टोटल कमीशन मिलेगा वो हो जाएगा 86,260, ये कमीशन मिल जाएगा। और क्वेश्चन में क्या कहा है, पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द रेम्यूनरेशन। पार्टनर को अगर रेम्यूनरेशन देते हैं तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई थिंक समझ में आएगा, यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, AB and C are partner sharing profit and loss in the ratio of 2:1. B died on 1st July 2023. On which date the capital account of A, B and C after necessary adjustment stood rupees 74,000, 63,750 and 42,250 respectively. A and B contribute to carry on the business for 6 months without settling the account of C. C का अकाउंट सेटल करने से पहले उन्होंने 6 महीने तक बिजनेस को कैरी ऑन करा। ड्यूरिंग दिस 6 मंथ पीरियड ऑफ ऑन 1st July 2023 a profit of rupees 20,500 is earned during the firm's property. State which of the two options available under section 37 of Indian Partnership Act 1932। देखो सेक्शन 37 जो है ये पार्टनर, जो डिसीज पार्टनर है उसको प्रिविलेज देता है। वो कहता है अगर आपका हिसाब किताब नहीं हुआ है तो आपके पैसों से फर्म ने कितना पैसा कमाया, आपके पैसों से फर्म ने कितना पैसा कमाया। इस क्वेश्चन में लगा हुआ है 20,500। फर्म के प्रॉफिट में, फर्म्स प्रॉफिट में समझने वाली बातें, फर्म का प्रॉफिट कितना है 20,250, मैं आपको हिस्सा मिलेगा, हिस्सा ये वाला नहीं मिलेगा, तो अब तो डेथ हो चुकी है, तो फिर अब कैसे मिलेगा, कैपिटल बेस्ड मिलेगा। किस पे बेस्ड मिलेगा, कैपिटल बेस्ड। इसकी जो पार्टनर डिसीज्ड हुआ है उसकी कैपिटल कितनी है, उसकी कैपिटल कितनी है, डिवाइड बाई, यानी 42,250 उसकी कैपिटल है, आउट ऑफ टोटल कैपिटल, आउट ऑफ टोटल कैपिटल सबको सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 1,80,000, 1,80,000। यानी उसे ये मूर्ख मत बनाओ कि अब तो तुम्हारी डेथ हो गई तो 6% लेके चले जाओ, हम तुम्हारे को जिंदगी में पैसा नहीं देंगे। तो यहां पे सेक्शन 37 दो ऑप्शन देता है, आइदर 6% पर एनम, जो तो आपको पता ही है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलता है 6% पर एनम, आइदर दिस और दिस, विच एवर इज मोर। अगर यहां कैलकुलेट करने से अमाउंट कुछ आ रहा है और इंटरेस्ट ऑन लोन निकालने से, लोन किस पे निकलेगा 20,000, इसकी कैपिटल कितनी है 42,250 इंटू 6% इंटू 6/12, 6 महीने का, 6 महीने के बाद चल रही है। एक तो ये अमाउंट और दूसरा ये अमाउंट, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा वो पार्टनर को क्या होगा, मिल जाएगा। ऐसा कौन कहता है, सेक्शन 37 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो अगर इसको अगर सिंप्लीफाई करें या सॉल्व करें तो हमारे पास कोई ना कोई एक अमाउंट आ रहा है, इसका अमाउंट आ रहा है 4812, और इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 1267.5, विच एवर इज मोर, ये ज्यादा है, ये मिल जाएगा। क्या यहां तक मेरी बात समझ आ रही है? सिंस अब ये बड़े क्वेश्चन है तो मैं आपको इससे क्वेश्चन नंबर था 18, सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 18, शेयर ऑफ सब्सिक्वेंट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल, ये भी अपन ने कैलकुलेट करा तो ये आ गया, और इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करा तो 12.67 आ गया। विच एवर इज मोर, जो ज्यादा होगा वो हम पार्टनर को दे देंगे। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? आए तो यस और नो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सॉल्यूशन करेंगे, हमें जल्दी समझ में आ जाएगा, टाइम की सेविंग हो जाएगी। इसका ये पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट क्या कहना चाह रहा है, अमित एंड कार्तिक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, दे डिसाइड टू सौरभ एज ए इक्वल पार्टनर ऑफ द फर्म फॉर पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्लियर? सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ सौरभ एडमिशन एज फॉलोज, टेंजिबल एसेट फिक्स, ये ठीक है, सारी बातें जुड़ जाएगी।
1,90,000। एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। एसेट माइनस लायबिलिटी, बट लायबिलिटी कौन सी? आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी कौन सी है? क्रेडिटर है और बिल्स पेबल है। इस 5,000 को और इस 25,000 को माइनस करेंगे तो 1,90,000 माइनस 30,000, तो फर्म की प्रेजेंट कैपिटल कितनी आ रही है? 1,60,000। आगे क्या करा है? द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, तो इसका 12% निकाल लेते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 3 ईयर इज 30,000। पिछले 3 सालों में कंपनी ऑन एन एवरेज कितना कमा रही है? 30,000 कमा रही है। इसका 12% इंटू 12%, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये आ रहा है 1,60,000 इंटू 12%, 19,200। कंपनी को नॉर्मली कितने पैसे कमा लेने चाहिए थे? 19,200। वे इसकी कंपनी कमा कितना रही है? 30,000। 30,000 माइनस 19,200 इज व्हाट? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना आ रहा है? 10,800। 10,800 इंटू 4 ईयर्स परचेज, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्म की गुडविल आ जाएगी। फर्म की गुडविल आ जाएगी। कैपिटल निकाल ली, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है 19,600, यहां से समझ में आ जाएगा। आई डोंट थिंक इस क्वेश्चन में कोई बड़ा सा मेजर सा डाउट है, कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 19, बुद्धा लिमिटेड टुक ओवर द एसेट। Buddha Limited took over the asset of rupees 40 lakh and the liability of 6,50,000 of Guinea Limited. यानी asset minus liability is equal to net worth. 40 lakh minus 6,50,000 is what? 33,50,000 फर्म का नेट वर्थ है, ठीक है। यानी बिजनेस जो खरीद रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है? 33,50,000। बुद्धा लिमिटेड इशूड 30,000 8% डिबेंचर ऑफ 100 each at a discount of 10%। देखो कंपनी ने अपने डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू करा है, रिडीम किस पे करेगा? ये परचेज कंसीडरेशन में नहीं आएगा। अभी कंपनी ने इशू किस पे करा है? 30,000 10 ऑफ 100 डिबेंचर, यानी 30 लाख रुपए के डिबेंचर 10% डिस्काउंट पे इशू करें। यानी जो डिबेंचर इशू करे हैं उसकी वैल्यू कितनी हो रही है? 27 लाख। 30 लाख माइनस 10%, यानी 27 लाख रुपए के हम डिबेंचर दे रहे हैं। देना कितना था? देना कितना था? बिजनेस जो खरीदा है, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू नेट वर्थ ऑफ बिजनेस 33,50,000। बदले में दिए कितने? 27 लाख। एंड टू बी रिडीम एट 5% प्रीमियम अलॉन्ग विद द चेक ऑफ रुपीज 5 लाख, प्लस 5 लाख रुपए का हमने चेक भी दे दिया। यानी टोटल पेमेंट हम करने वाले हैं 32 लाख का। 33,50,000 प्रॉपर्टी खरीद कर, 33,50,000 की प्रॉपर्टी खरीद कर हम 32 लाख का पेमेंट कर रहे हैं। अगर हम कम पेमेंट करते हैं तो ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट है, और कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर होता है। कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। आई थिंक गॉट इट क्लियर। तो अब ये देख ले, आपको पूछा क्या है? नेसेसरी जनरल एंट्री। तो एक तो एंट्री कौन सी होगी? एसेट को एक्वायर करने की एंट्री हो जाएगी। एसेट अकाउंट डेबिट कितना? 40 लाख। टू लायबिलिटी ली 6,50,000 की। टू किसका खरीदा बिजनेस? गिनी लिमिटेड का, जीएल। उसको हमने कितने रुपए देने तय करे हैं? 32 लाख। बचा हुआ क्या हो जाएगा हमारा? कैपिटल रिजर्व 1,50,000। अब गिनी लिमिटेड को हमने क्या देने? शेयर देने और पेमेंट करना है, उसकी सेपरेट एंट्री हो जाएगी। क्लियर। इशू करी है और रिडम्पशन प्रीमियम पे है तो इसके प्रोविजन की भी एंट्री होगी। रिडम्पशन प्रीमियम पे करा है तो इसके रिडम्पशन के प्रीमियम की भी एंट्री होगी। एसेट खरीदी, एसेट अकाउंट डेबिट 40 लाख। टू लायबिलिटीज, टू गिनी लिमिटेड एंड टू कैपिटल रिजर्व। क्या ये एंट्री समझ में आ रही है? अभी अपन ने डिस्कस करी। गिनी लिमिटेड को पेमेंट कितना करना है? 32 लाख का। हमने 30,000 के डिबेंचर इश्यू करें एट डिस्काउंट पे। 30 लाख रुपए के डिबेंचर इश्यू करे हैं 10% डिस्काउंट पे और रिडीम कर रहे हैं 5% प्रीमियम पे। यानी कुल मिला के हमको लॉस कितना हो जाएगा? 10%, यानी कि 3 लाख का तो ये लॉस और 1.5 लाख रुपए का ये लॉस। लॉस डेबिट हो जाएगा। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 1.5 लाख रुपए का। क्लियर हो जाएगी बातें। नेक्स्ट
आगे फोरफीचर वाला क्वेश्चन है, ये वही शॉर्ट टेक्निक अपने को फॉलो करनी है। क्वेश्चन अच्छा है, समझने लायक है। एक कंपनी फोरफीड 8,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच विच इज 8 वर कॉल्ड। 8 कंपनी ने मांगे जिसमें से एक प्रीमियम का है, इसका मतलब फेस वैल्यू 7 रुपए ही मांगी, 3 रुपए नहीं मांगे, ये अनकॉल्ड हो गए। अभी तक कंपनी ने मांगे कितने हैं? 7 + 1 मांगा है, 7 + 1 मांगा है, ठीक है। ₹6 पेड इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 5 + 1 दे दिया, 2 नहीं दिया। आउट ऑफ दीज 5,000 शेयर वर रीइश्यूड एट ए मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, पास जर्नल एंट्री, पास जर्नल एंट्री, यानी कैपिटल रिजर्व में कुछ भी नहीं गया और कंपनी ने शेयर कितने रीइश्यू करे? 5,000 करें। तो फोरफीचर और रीइश्यू की एंट्री, फोरफीचर की एंट्री क्या होती है? जब कंपनी ने शेयर फोरफीट करे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट पूरे 8,000 शेयर, 8,000 इंटू शेयर फोरफीचर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000 शेयर है और हर शेयर पे कैपिटल वैल्यू 7 रुपए है। प्रीमियम मिल चुका है, प्रीमियम मिल चुका है तो भूल जाओ, इग्नोर करो, कहीं कुछ नहीं आएगा। 2 कॉल्स इन एरियर, 2 कॉल्स इन एरियर एंड 2 शेयर फोरफीचर, फोरफीचर में वो पैसा आएगा जो उसने अपने को दिया है। तो दिया कितना है? 40,000। 8,000 शेयर पे 5 रुपए दिए थे तो 40,000, तो 8,000 इंटू 5 40,000 इसमें आ जाएगा, और 8,000 इंटू 2 जो नहीं दिया 16,000 इसमें हो जाएगा। 8,000 इंटू 7 56,000। यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन में बोला क्या है कि कंपनी ने ये शेयर रीइश्यू कर दिए हैं। आउट ऑफ दीज 5,000 शेयर वर रीइश्यू एट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, तो रीइश्यू की एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ये शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर रीइश्यू करे कंपनी ने? 5,000 शेयर रीइश्यू करे, 5,000 शेयर रीइश्यू करे एट मैक्सिमम पॉसिबल। अभी कंपनी ने 8 कॉल्ड अप है, ये नहीं बताया कि एज फुल्ली पेड अप है, तो 8,000 इंटू 7, 8,000 इंटू 7, अब इश्यू करे 5,000, तो 5,000 इंटू 7, 5,000 इंटू 7, डिस्काउंट कितना होगा? 40,000 का जो डिस्काउंट है ये है फोरफीचर, ये कितने में मिल चुका अपने को? 8,000 शेयर पे, तो 5,000 शेयर पे कितना होगा? 40,000 डिवाइड बाई 8,000 इंटू 5,000, 25,000 रुपए का डिस्काउंट दे सकते हैं। तो 35,000 रुपए के शेयर्स जो हैं उनको हमने 25,000 रुपए के डिस्काउंट में बेच दिया है, तो कितने रुपए चार्ज कर लेंगे अपन? 2, यानी 10,000, 2 रुपये पर शेयर पे, तो 10,000 रुपए आ गया। और वैसे भी देखा जाए अगर हमें पैसे जितने मिल चुके हैं उतने रुपए का अपन डिस्काउंट दे सकते हैं, तो 5 रुपए अपने को मिल चुका है, तो 5 रुपए पर शेयर पे अपन ने डिस्काउंट दे दिया, 5,000 शेयर इंटू 5 25,000 डिस्काउंट हो गया, क्वेश्चन एंट्री बन जाएगी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 21, ये अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक कंपनी फोरफीट सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स एट द फेस वैल्यू ऑफ ₹10, 10 रुपए की फेस वैल्यू का एक शेयर है, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹4 पर शेयर। फाइनल कॉल के 4 रुपए नहीं दिए, इसका मतलब हो जाता है 6 रुपए उसने दे दिए। दी शेयर वर रीइश्यू एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹5 पर शेयर। देखो मैंने आपको यह बताया था कि अभी अगर जिन बच्चों ने कॉन्सेप्चुअल स्टडी कर रखी है कि कंपनी का कैपिटल रिजर्व क्या होता है, जो ओल्ड शेयर होल्डर होता है, ओल्ड शेयर होल्डर जो डिफॉल्ट हुआ था, ओल्ड शेयर होल्डर ने कंपनी को कितने पैसे दिए थे? ओल्ड शेयर होल्डर ने 6 रुपए पर शेयर का दिया था, 6 रुपये पर शेयर। और जो जिसको अपन ने न्यू शेयर इश्यू करे, न्यू शेयर होल्डर ने हमें कितने रुपए दिए? उनको हमने इश्यू करा दी शेयर वर री इश्यू एट ए डिस्काउंट ऑफ 5 रुपए का डिस्काउंट है, तो उसने हमें कितने रुपए दिए होंगे? 5 रुपए हमें दिए होंगे, यानी पर शेयर पे अपने को कितने रिसीव्ड हुआ होंगे? पर शेयर पे हमें कितना रिसीव्ड हुआ होगा? 11, जबकि शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। तो हमें पर शेयर पे, ये फेस वैल्यू, पर शेयर पे हमें कैपिटल प्रॉफिट कितना हुआ है? हर शेयर पे हमको कैपिटल प्रॉफिट हुआ है 1 रुपए का, और जो कैपिटल प्रॉफिट होता है वही कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर होता है। क्लियर? तो यहां पे क्या करा है? एंड द अमाउंट ऑफ 4,500 वर ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व।
एक शेयर पे प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपए का और 4,500 हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करें, इसका मतलब हमने 4,500 शेयर फॉरफिट करे होंगे। ये बहुत ही कंसेप्चुअल बात है, समझ में आ जानी चाहिए। मैंने ये कहा ओल्ड शेयर होल्डर ने उस शेयर में कितने पैसे दिए अपने को, 6 रुपए। न्यू शेयर होल्डर ने पर शेयर पे कितना दिया, 5 रुपए। तो पर शेयर पे ऑलरेडी कितना मिल चुका है, 10 रुपए के शेयर के बदले में हमें 11 मिल चुके हैं, यानी 1 रुपए का हमको क्या हो चुका है, कैपिटल प्रॉफिट हो चुका है। अगर 1 रुपया एक शेयर पे कैपिटल प्रॉफिट होता है और हमें कैपिटल प्रॉफिट 4500 रुपए का हुआ है, इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट एंड रीइश्यू इज 4500। क्लियर? अगर 4500 अगर समझ में आ जाएगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल वे में हो जाएगा। आई थिंक अब ये इसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो था कि नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड एंड रीइश्यू गायब था इस क्वेश्चन में। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड ये क्वेश्चन में गायब थे, वो हमने इस टेक्निक से फाइंड आउट कर लिए। अगर ये हो गया तो फिर फॉरफिचर और रीइश्यू की एंट्री तो स्ट्रेट हो जाएगी। कौन सा क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, बीच के क्वेश्चन गायब हो गया, अभी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बीइंग 5,500 शेयर फॉरफिटेड। समझ में आ रहा है उन्होंने कितने पैसे दिए और कितने पैसे नहीं दिए? तो 4,500 मल्टीप्लाई बाय 6 और मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो ये आएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 जो उन्होंने दे दिया था। फिर हमने रीइश्यू कर दिए 5 रुपए डिस्काउंट में, तो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन हो जाएगा। बीच में ये क्वेश्चन रह गए थे, अपन देख लेते, स्किप हो गए हैं। ये वाला एक क्वेश्चन नंबर 20 गायब है, अभी अपन ने नहीं करा, इसको डिस्कस कर लेते हैं। बैट कैट एंड रेट आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5, 3 and 2। 3 पार्टनर है BCR एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5, 3 and 2। द कैट रिटायर, कैट मीन्स व्हाट, B रिटायर ऑन दैट डेट देयर वाज अ बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन 4 लाख एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज 1 लाख वर अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट। यहां पे अगर मैं आपको समझाऊं तो ये बैलेंस शीट में समझे, पहले बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने के हैं, 4 लाख के। इन्वेस्टमेंट 4 लाख के है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है 1 लाख रुपए का। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है 1 लाख रुपए का। अब हमें करना क्या है, पास जर्नल एंट्री फॉर द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व इन द फॉलोइंग केसेस। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज, यहां पे मैं छोटा छोटा कुछ लॉजिक क्लियर कर दूं। अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, देखो क्वेश्चन रिटायरमेंट का है, डिसोल्यूशन का नहीं है, क्वेश्चन किसका है, रिटायरमेंट का। रिटायरमेंट में अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट 4 लाख के हैं और फ्लक्चुएशन फंड में 1 लाख है, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो ये रिजर्व तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और बढ़ी हुई वैल्यू रिवैल्यूएशन में चली जाएगी और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समय रिपीट कर रहा हूं, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई तो ये किस में चली जाएगी, रिवैल्यूएशन में। 80,000 रुपए रिवैल्यूएशन में चला जाएगा, जिसका प्रॉफिट पार्टनर में, तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये रिजर्व अब कोई काम का नहीं है तो ये ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या केस 1 समझ में आ रहा क्या? ठीक है। केस 2, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 3,80,000, यानी 20,000 का घाटा हुआ है। तो केस 2 की अगर मैं बात करूं तो यहां पे अगर बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट पड़े हैं 4 लाख के और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पड़ा है 1 लाख रुपए का और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अब कितनी हो गई है, 3,80,000, तो 20,000 का घाटा हुआ है। तो इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में से 20,000 का घाटा माइनस कर दिया जाएगा और बचे हुए 80,000 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। दैट मींस इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख। 2 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई तो 2 इन्वेस्टमेंट कितने रुपए, 20,000 से कम हो गई। अब बच गए कितने, 80,000 रुपए। इन तीनों पार्टनर में बांट देंगे, बी, सी और आर में बांट देंगे। किस रेशियो में, उनका जो रेशियो दे रखा है 5, 3 और 2 में बांट देंगे। क्लियर? और थर्ड केस क्या कह रहा है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 2,90,000,
इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई है, ये बैलेंस शीट। इन्वेस्टमेंट दे रखे थे हमारे पास 4 लाख के, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है हमारे पास 1 लाख रुपए का, और अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखा जाए तो 1 लाख का प्रोविजन बना हुआ है और हमारे पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2,90,000 यानी 1,10,000 का लॉस हो रहा है। तो 1 लाख का तो लॉस इससे कवर कर लेंगे और बचा हुआ 10,000 का जो लॉस है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट से कवर होगा। दैट मींस अब एंट्री क्या हो जाएगी, मैं यहीं पे बता देता हूं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए, टू इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,10,000 रुपए से कम हो गई है क्योंकि जो 4 लाख के इन्वेस्टमेंट थे अब 290 के हो गए यानी 1,10,000 रुपए कम हो गया, और इस रीवैल्यूएशन के लॉस को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंट्री हो जाएगी बी, सी और आर, ये जो भी पार्टनर है, अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, और अमाउंट कितना हो जाएगा उनके रेशियो में 5, 3 और 2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 10,000 का अमाउंट। आई थिंक ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। केस 1, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, 80,000 रीवैल में डाल दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फ्री हो गया पार्टनर में बांट दिया और रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो अपन ने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। केस 2 में हमारे पास फ्लक्चुएशन फंड में पड़े थे 1 लाख, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 कम हुई है तो बचे हुए 80,000 अपन ने पार्टनर में बांट दिए। केस 3 जिसमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,10,000 रुपए से कम हुई है, 1 लाख तो फ्लक्चुएशन रिजर्व से ले लिया, 10,000 अपन ने रीवैल्यूएशन से ले लिया, इस रीवैल्यूएशन के लॉस को अपन ने पार्टनर में डाल दिया। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन 21 अपन डिस्कस कर चुके हैं, इसमें शेयर फॉरफीचर का अकाउंट बनाना है तो सिंपल पोस्टिंग है। आई डोंट थिंक इसमें कोई ज्यादा टेक्निकल कोई बात है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, KN Limited invited application of 60,000 equity share of ₹10 each at a premium of ₹3 per share. The amount was payable as follows on application and allotment. यहां पे एक नई बात आ गई है, यहां पे हमारे पास एक नई बात आ गई है। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज, दिस मच ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यानी कंपनी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट साथ बोलती है 3 रुपए का। ऑन फर्स्ट कॉल 4 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 4 रुपए, एंड ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल बैलेंस इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी इंक्लूडिंग प्रीमियम कितने थे, प्रीमियम तो था 3 रुपए का, तो बच गए कितने फाइनल कॉल पे, फाइनल कॉल पे 3 + 3 हो गए 10 + 3। देखो हमने बहुत बार ये बता रखा है कि जब भी कोई कंपनी शेयर इश्यू करती है, जब भी कोई कंपनी शेयर इश्यू करती है तो लोगों की एप्लीकेशन हमारे पास आती है, और जिस दिन हम पहले एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और सेकंड एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी हम लोगों को इंफॉर्मेशन देते हैं कि हमने आपको शेयर दे दिए। वो जो लेटर ऑफ अलॉटमेंट होता है, उस लेटर ऑफ अलॉटमेंट के सबसे नीचे लिखा होता है प्लीज पे सेकंड इंस्टॉलमेंट। दैट मींस सेकंड इंस्टॉलमेंट लेटर ऑफ अलॉटमेंट के थ्रू होती है। अब यहां पे पहली इंस्टॉलमेंट तो कौन सी है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सेकंड इंस्टॉलमेंट कौन सी है, फर्स्ट कॉल। सेकंड इंस्टॉलमेंट कौन सी है, फर्स्ट कॉल। तो अगर इसमें अगर कोई ज्यादा पैसा आया हुआ है, एप्लीकेशन में अगर ज्यादा पैसा आया हुआ है, तो जो फर्स्ट कॉल उसी दिन ड्यू होगा जिस दिन उनके घर लेटर ऑफ अलॉटमेंट आएगा। यानी सेकंड एंट्री जब होती है, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, सेकंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अगर ज्यादा पैसा आ गया है तो फर्स्ट कॉल के नाम से ट्रांसफर होगा, बिकॉज उसी दिन कंपनी का फर्स्ट कॉल ड्यू हो रहा है। रूटीन के क्वेश्चन में कंपनी एप्लीकेशन का पैसा सरप्लस होता था तो अलॉटमेंट में डालती थी, बिकॉज फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री और थर्ड एंट्री, ये हमेशा याद रखना सेकंड और थर्ड एंट्री सेम होती है। जिस दिन आपकी एप्लीकेशन मनी कैपिटल में ट्रांसफर होती है उसी दिन आपके ऊपर अलॉटमेंट ड्यू हो जाता है। इसलिए अलॉटमेंट में अगर कोई पैसा जाता है तो उसके लिए कॉल्स इन एडवांस वर्ड काम में नहीं आता है। वही कॉन्सेप्ट यहां पे लगेगा। अगर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में अगर सरप्लस पैसा आया हुआ और वो अपन ने फर्स्ट कॉल में डाला, बिकॉज सेकंड इंस्टॉलमेंट का नाम फर्स्ट कॉल है, अगर हमने इसमें ट्रांसफर करा तो इसके लिए कॉल्स इन एडवांस वर्ड नहीं होगा, लिखा जाएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल। देखते हैं आगे क्या लिखा है क्वेश्चन की बातें। द इश्यू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड बाई 1,50,000, बाई 1,50,000 लिखा है। कंपनी ने शेयर कितने इश्यू करे थे, 6 लाख, और ओवर सब्सक्राइब हुआ है 1,50,000 से। इसका मतलब 6 लाख प्लस 1,50,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 7,50,000 की। एप्लीकेशन रिसीव्ड कितनी हुई है, 7,50,000 की। द इश्यू वाज दिस मच,
एप्लीकेशन वर 50,000 वर रिजेक्टेड, 7,50,000 में से 7,50,000 में से 50,000 तो अपन ने आउटराइट रिजेक्ट कर दी, बच गए 7 लाख। द शेयर वर अलॉटेड फॉर द रिमेनिंग एप्लीकेशन वर एज फॉलोज। क्या लिखा है? कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 में क्या बोला है कंपनी ने? कैटेगरी 1 में दो शेयर हैड अप्लाइड फॉर 4 लाख शेयर्स वर अलॉटेड 3 लाख शेयर्स। देखो एप्लीकेशन आई थी हमारे पास 750 की, जिसमें से 50 हम जाए माइनस कर दिए, रह गए कितने? 7 लाख। 7 लाख में से भी 4 लाख वालों को कितने दिए? 3 लाख। कंपनी को शेयर बेचने हैं कुल 6 लाख। दूसरी कैटेगरी में क्या हो गए? रिमेनिंग एप्लीकेंट वर अलॉटेड द रिमेनिंग शेयर्स। कुल हमारे पास एप्लीकेशन आई 7 की, 7 में से ग्रुप ए में तो हो गया 7, तो ग्रुप बी में कितना हो जाएगा? 3 लाख। और शेयर बेचने कितने अपने को? शेयर बेचने कितने? रिमेनिंग शेयर वर अलॉटेड रिमेनिंग शेयर्स। कंपनी को कुल शेयर बेचने हैं 6 लाख, एप्लीकेशन आ गई 1.5 लाख ज्यादा, यानी एप्लीकेशन आ गई 7,50,000 की, जिसमें से कंपनी ने शेयर कितने रिजेक्ट कर दिए? 50,000। शेयर रह गए 7 लाख। 7 लाख में से 4 लाख वालों को दिए 3 लाख, तो रह गए शेयर कितने? 3 लाख। और कंपनी को शेयर बेचने 6 लाख, तो यहां पे कितने होंगे? 3:3। क्लियर? एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वर एडजस्टेड सम ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। देखो मैंने अभी आपको ये बात बताई थी, अगर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट साथ में है तो दूसरी किस्त का नाम क्या होगा? फर्स्ट कॉल। और इसमें कोई ज्यादा पैसा आया हुआ है तो किस में ट्रांसफर होगा? फर्स्ट कॉल में, जिसको कॉल्स इन एडवांस नहीं बोलेंगे। अगर एप्लीकेशन में ज्यादा पैसा आया हुआ है प्रो रटा, 4 लाख वालों को 3 लाख दिए, तो इनका जो सरप्लस पैसा होगा वो कहां जाएगा? फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर होगा। किस में ट्रांसफर होगा? फर्स्ट कॉल में। राकेश टू हुम 6,000 शेयर वर अलॉटेड 6,000 शेयर वर अलॉटेड फ्रॉम कैटेगरी 1। 6,000 अलॉट करें तो इसका मतलब उसने अप्लाई कितने शेयर के लिए करा होगा? 4:3 का रेशियो, तो इसका मतलब उसने अप्लाई करा होगा 8,000 शेयर के लिए। ये सिंपल मैथ से कैलकुलेट कर लोगे। फेल टू पे फर्स्ट कॉल, ठीक है। दिस शेयर वर फोरफिटेड, दिस फोरफिटेड वर शेयर वर रीइश्यू एट 13 पर शेयर फुल्ली पेड अप आफ्टर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। उसके शेयर को फोरफिट कर लिया गया और उसके शेयर को रीइश्यू कर दिया गया सेकेंड कॉल के बाद में। यहां पर आगे बाकी सारी बातें सिंपल हो जाएगी। अपने को यहां का इसका कॉल सीनियर निकालना थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो राकेश के पास, राकेश ने अप्लाई कितने करे थे शेयर? राकेश ने शेयर अप्लाई कितने कर रखे हैं? 8,000। 8,000 शेयर पे उसने एप्लीकेशन मनी में कितने दिए होंगे? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में 3, फर्स्ट कॉल में 4 और सेकेंड एंड फाइनल कॉल में 3 + 3। क्लियर? तो उसने एप्लीकेशन में कितने दिए होंगे? 8,000 इंटू 3 रुपए के हिसाब से 24,000 उसने हमारे पास जमा कराए। हमने उसको शेयर कितने दिए? 6,000। 6,000 इंटू 3 उसके 18,000 हमारे पास काम आ गए। उसका सरप्लस पड़ा है हमारे पास 6,000। फिर अलॉटमेंट ड्यू हुआ 6,000 शेयर पे, 6,000 इंटू 4, 24,000 रुपए उसका ड्यू हुआ, जिसमें से 6,000 उसका पड़ा हुआ है। तो उसका मतलब उसका कॉल से नियर कितना होगा? 18,000। राकेश का कॉल से नियर होगा 18,000 का। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़े, राकेश टू हुम 6,000 शेयर वर अलॉटेड फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी। ये नहीं बोला सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी, तो इसका मतलब उसके शेयर फोरफिट कब हुए हैं? फर्स्ट कॉल के बाद। राकेश के शेयर फोरफिट हुए हैं फर्स्ट कॉल के बाद और री इश्यू है सेकेंड कॉल के बाद। राकेश के शेयर फोरफिट हुए हैं, कुल 6 लाख शेयर थे। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल के बाद इसके शेयर फोरफिट हो गए। कितने शेयर फोरफिट हुए? 6,000। तो इसका मतलब बताओ फाइनल कॉल जो ड्यू होगी वो कितने शेयर पे होगी? 6 लाख माइनस 6,000 इज इक्वल टू 5,94,000 शेयर पे ड्यू होगी एट द रेट ऑफ 3 + 3। फाइनल कॉल जो ड्यू होगी वो किस पे होगी? 5,94,000। 5,94,000 शेयर पर फाइनल कॉल ड्यू होगी, जिस पे कोई भी एरियर नहीं होगा, फाइनल पैसा मिल जाएगा। उसके बाद हम शेयर रीइश्यू करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन की जो ट्रिक थी या कुछ कैच पॉइंट थे वो सारे डिस्कस कर लिए। एंट्री देखते हैं इसकी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू फर्स्ट कॉल टू बैंक। फर्स्ट कॉल में जितना ट्रांसफर हुआ 1 लाख शेयर का 3 रुपए के हिसाब से ट्रांसफर हुआ 3 लाख। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, उसमें से जो कॉल से नियर 18,000 अभी अपन ने कैलकुलेट कर लिया, हो गया।
उसके बाद हमने उसके शेयर को फोरफिट कर लिया। देखो सेकंड कॉल ड्यू हुआ है, सेकंड कॉल ड्यू हुआ है, अभी हमने कैलकुलेट करा था 5,94,394,000 से मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे फॉर दिस कैपिटल एंड दिस फॉर प्रीमियम। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। फाइनल कॉल का पैसा मिल जाएगा, फिर हमने शेयर को रीइश्यू करा, फोरफीचर कैपिटल इधर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन बीच में मिस हो रहा है एग्जीक्यूटर का, 22वां क्वेश्चन। तो 23वां क्वेश्चन था, तो 22वां क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़े एक सेकंड। A company forfeited certain number of shares, face value of 10 each, for the non-payment of final call of ₹4 per share। ये तो कर लिया था। 22वां क्वेश्चन, XYZ are partner। XYZ are partner sharing profit and loss equally। Y died on 1st October 23। The total amount transferred to the Y's executor is 15,60,000 and Y's executor were being paid ₹3,60,000 immediately। 15,60,000 में से 3,60,000 अपन ने हाथों हाथ दे दिए एंड द बैलेंस वर पेड इन 4 इक्वली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। क्वार्टरली 3-3 महीने से पेमेंट कर रहे हैं, 3-3 महीने से पेमेंट कर रहे हैं। मरा है वो 1 अक्टूबर को, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी 31 दिसंबर को पहले इंस्टॉलमेंट दे देंगे टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ठीक है, पास जनरल एंट्री टिल द फाइनल फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट। दूसरी इंस्टॉलमेंट कब होगी? जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी 31 मार्च को दूसरी इंस्टॉलमेंट हो जाएगी। आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, टोटल पेमेंट करना था 15,60,000 का, जिसमें से 3,60,000 हाथों हाथ दे दिए तो बाकी रह गए 12 लाख। 12 लाख को 4 इंस्टॉलमेंट में देना है, तो इंस्टॉलमेंट कितनी होगी? 3 लाख की। तो यहां पे तो लग जाएगा 12 लाख पर 6% से 3 महीने का इंटरेस्ट, और यहां पे हो जाएगा 9 लाख, बिकॉज 3 लाख अपन ने दे दिए। 9 लाख पर 6% से 3 महीने का इंटरेस्ट, 3 महीने का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ड्यू इंस्टॉलमेंट पेड, इंटरेस्ट ड्यू इंस्टॉलमेंट पेड। आई डोंट थिंक इस क्वेश्चन में इसके अलावा कोई कॉम्प्लिकेसी है। 23 हो गया। 23 का बी पार्ट, 23 का बी पार्ट, पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग, एंट्री फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर द फॉलोइंग। अरमान लिमिटेड इशूड 750 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% रिडीमेबल एट प्रीमियम। एक कंपनी जब अपने डिवेंचर को इश्यू करती है तो इश्यू के टाइम होने वाला डिस्काउंट और रिडम्पशन के टाइम होने वाला प्रीमियम, ये दोनों कंपनी के लिए लॉस है, और रिडम्पशन के टाइम होने वाले प्रीमियम को इश्यू के एंट्री के साथ प्रोवाइड करा जाता है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो यहाँ पे कंपनी ने 750 डिवेंचर इश्यू करे डिस्काउंट पे, तो पैसे मिलेंगे 750 इंटू 90। तो पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दूसरी एंट्री हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। लॉस को भी मर्ज करना है, लॉस हमारे पास कितना है वो देख लेंगे। लॉस हो रहा है कंपनी को एक तो 10% यहां पे, और एक हो रहा है 5% यहां पे, 15% का लॉस हो रहा है। लॉस अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। स्टेट क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड है, ये हर बार आएगा, मान के चलना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आते हैं। सीबीएसई ने इस बार जो सैंपल पेपर बनाए बहुत अच्छी बातें हैं कि जो रेगुलर पैटर्न पे है उसके अलावा कुछ लिख के छोड़ के भी क्वेश्चन करें। आई डोंट थिंक इस क्वेश्चन में कोई डाउट होना चाहिए। इस क्वेश्चन में भी सोन लिमिटेड इशूड 8,009% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20% डिवेंचर रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ, यानी इशू भी करा है प्रीमियम पे और रिडीम भी किस पे करा है? प्रीमियम पे। तो इशू करा प्रीमियम पे, तो 8,000 शेयर को प्रीमियम पे इशू करा, यानी 20% प्रीमियम है, 120 में इशू करा है। कंपनी ने 100 रुपए के डिवेंचर को 120 में इशू करा। तो पहले एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 800 इंटू 120, यानी कि 800 इंटू 20 यानी 96,000। ठीक है, और इन डिवेंचर का रिडम्पशन हो रहा है 10% प्रीमियम पे। तो सेकंड एंट्री जब करेंगे तो इस प्रीमियम के प्रोविजन की एंट्री करेंगे। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। 2 एंट्री हो जाएगी। पहली एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 80,000 इंटू 20 96,000। दूसरी एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, लॉस कितना हो रहा है? 80,000 इंटू 10 नहीं 800 इंटू 10 8,000 2% डिवेंचर 800 इंटू 100
80,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो शेयर इश्यू करते टाइम प्रीमियम आया 800 इंटू 20 1600 एंड टू 16,000 एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जो फ्यूचर का प्रोविजन है। आई थिंक कॉन्सेप्चुअल जो बात थी वो डिस्कस कर ली अपन ने। उसके बाद Z Limited obtained a loan of rupees 4 lakh from IDBI. The company issued 5,000 debenture of rupees 100 each as collateral security. कंपनी ने लोन कितने का लिया बेटा? 4 लाख का। बदले में डिवेंचर कितनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी है? 5 लाख की एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। शो हाउ दीज आइटम विल बी प्रेजेंट इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। कोई एंट्री नहीं पूछी है, यही पूछा है बैलेंस शीट में कैसे शो होगा। तो बैलेंस शीट में ये, अगर हमें कंपनी की बैलेंस शीट याद हो तो बैलेंस शीट में कंपनी की जो नॉन करंट लायबिलिटी है उसमें लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होता है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स होती है। तो हमने आईडीबीआई से 4 लाख का जो लोन लिया है, 4 लाख का जो लोन लिया वो हमारे पास क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, ठीक है। लेकिन उसके बदले में हमने डिवेंचर इश्यू करे एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो इसको दो तरीके से प्रेजेंट करा जा सकता है। सीबीएसई ने इसमें ये बैलेंस शीट इक्विटी एंड लायबिलिटी में, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स 4 लाख, बट नोट टू अकाउंट में दिखाया है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स लोन फ्रॉम आईडीबीआई सिक्योर दिखा दिया है। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, जहां पे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट करके जो 9% डिवेंचर अपन ने इश्यू करे थे, 9% डिवेंचर 5,000 एट द रेट ऑफ 100 ईच, यानी कितने हो गए थे? 5 लाख लेस डिवेंचर सस्पेंस, डिवेंचर सस्पेंस, और वो कितने थे? 5 लाख। ऐसा भी दिखा के आउटर कॉलम में 0, तो अल्टीमेटली टोटल कितनी आ जाएगी? 4 लाख, और अपन ने 4 लाख को दिखा जा सकता है। ये ऑप्शनल मेथड है, ये ऑप्शनल मेथड है जिसमें हमने आईडीबीआई से जो लोन ले रखा है उसको भी दिखा रखा है, प्लस जो अपन ने डिवेंचर मॉर्गेज पे इश्यू करे, एज इश्यू कर रखे हैं डिवेंचर सस्पेंस के नाम से, उसको भी दिखाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। ये पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन बन रहा है। मेगा, महक एंड मनदीप आर पार्टनर हो, शेयर बैलेंस शीट दे रखी है। क्रेडिटर, जर्नलिजर, कैपिटल, कैश, बैंक, ठीक है। महक रिटायर, एक पार्टनर है, महक रिटायर हो रहा है ऑन दिस डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। द रिड्यूस द स्टॉक बाय 5%, स्टॉक कम हो रहा है 5% से। तो अगर मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊं तो 1400 रुपए का है, तो ये लॉस हो गया स्टॉक के पॉइंट को लेके। डाउट एंड 10% इज व्हाट? फर्नीचर, फर्नीचर 10% कम हो रहा है, तो 500 रुपए का ये भी लॉस हो रहा है। उसके बाद टू प्रोवाइड डाउटफुल डेट्स ऑन 10% ऑन डेटर्स, डेटर्स पे 10%, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2000। गुडविल इज वैल्यूड, वैल्यूड लिखा है रिटायरमेंट के टाइम में। रिटायरमेंट के टाइम में जो पार्टनर फर्म की जो गुडविल होती है वो पार्टनर टू पार्टनर एडजस्ट हो जाती है। पार्टनर टू पार्टनर का मतलब हो जाता है गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, या रिमेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर। तो 12,000 में उनका शेयर कितना है? इनका रेशियो दे नहीं रखा है, रेशियो इक्वल मान लेंगे। रिटायर हो रही है महक, तो मेगा और मनदीप, मेगा और मनदीप इसको देंगे महक को 4,000 रुपए, तो 2,000 ये देगा और 2,000 ये देगा। अब यहां पे एक पॉइंट लिखा है जो इस क्वेश्चन का बहुत ही बड़ा कैच पॉइंट है। क्रेडिटर ऑफ रुपीज 8,000 वर सेटल्ड, टू बी सेटल्ड नहीं लिखा है। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेटल्ड एट रुपीज, मतलब पैसे दे दिए। पैसे कितने दे दिए? 7,100 देने थे, 8,000 दे दिए, 7,100, तो 900 रुपए का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो जाएगा। तो पहले यहां पे आ जाएगा बाय क्रेडिटर कितने रुपए? 900। लेकिन इस बात को आगे भी ध्यान देना है क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट लिखा है। मैक शुड पेड ऑफ द एंटायर सम पेबल टू मैक shall be bought by the Mega and Mandeep in such a way to make their capital proportionate in their new profit sharing ratio after a balance of rupees 25,000 to be maintained in the cash account। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। हमारे पास इनका कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। पैसे अवेलेबल कितने हैं ड्रॉवर में? ड्रॉवर में अवेलेबल कितने हैं? 27,000 रुपए अवेलेबल। मैं को पेमेंट करना है, मैं इसको आंसर शीट में ले आता हूं। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो स्टॉक कम हो गया, प्रोविजन हो गया, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास, उसके बाद क्रेडिटर हो गया, रिवैल्यूएशन लॉस आ गया 1,000 का।
अगर हमने इनका कैपिटल अकाउंट बनाया तो कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, कैपिटल अकाउंट का इनका ओपनिंग बैलेंस दे रखा है पास 20,000, 14,000, 10,000। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व पड़े थे 7,500 बांट दिए, गुडविल के पैसे मिल गए और रिवैल्यूएशन का लॉस हो गया। ये गुडविल इसके अकाउंट में माइनस हुई और इनके अकाउंट में प्लस हुई है। यहां तक समझने वाली बात थी। क्वेश्चन में एक और बात लिखी थी कि महक को पेमेंट करने के लिए मेगा और मनदीप घर से पैसे लाएंगे, इतना पैसा लाएंगे कि बिजनेस ड्रॉवर में 25,000 रह जाए और उसका पेमेंट भी हो जाए। तो देखो कितना पैसा लाएंगे, इसके लिए कैपिटल एडजस्टमेंट है और कैपिटल एडजस्टमेंट आई थिंक आप लोगों को क्लियर है। मैं इसको वापस में शॉर्ट ब्रीफ दे देता हूं कैपिटल एडजस्टमेंट को। कैपिटल एडजस्टमेंट जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें किसी पार्टनर को पे करने के लिए कैपिटल लाई जाती है, तो मेगा की कैपिटल, मेगाज फाइनल कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, मेगा की फाइनल कैपिटल प्लस मनदीप की कैपिटल, मनदीप्स कैपिटल फाइनल कैपिटल प्लस एडिशनल रिक्वायरमेंट, तीनों को जोड़ दो। एडिशनल रिक्वायरमेंट, तीनों को कितना पैसा चाहिए ये इनकी कैपिटल होनी चाहिए जो उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। मेगा की प्रेजेंट कैपिटल लिखेंगे, मनदीप की प्रेजेंट कैपिटल लिखेंगे सारे एडजस्टमेंट के बाद, प्लस एडिशनल रिक्वायरमेंट। एडिशनल रिक्वायरमेंट का मतलब होता है बिजनेस को कितने पैसे और जरूरत है कैश बैलेंस मेंटेन करने 25,000 रुपए के लिए। तो जब हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे हैं तो हमें ये पता पड़ रहा है कि इनको देने कितने कितने। पहले ये चेक कर लेते, बैलेंस था ये महक, मेगा, महक, मनदीप, मेगा, महक को देने कितने 14,500 प्लस 2,500 प्लस 4,000 माइनस 1,000, इसका मतलब उसको देने हैं 20,000 रुपए। अपन यहां से समझ लेते हैं, महक को हमें पे कर देना है 20,000 रुपए, तो एक तो हमें ये कैश चाहिए प्लस इसकी प्रेजेंट कैपिटल कितनी है 20 और ये 22,500, जिसमें से 3,000 माइनस कर दिया तो मेगा की कैपिटल आ रही है 19,500, मेगा की कैपिटल आ रही है 19,500, मनदीप की कैपिटल आ रही है 12,500 माइनस 3 9,500, मनदीप की कैपिटल आ रही है 9,500। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? और हमें इसको पेमेंट देने के लिए कितने पैसे चाहिए, ये पैसे चाहिए, प्लस बैलेंस ड्रॉवर में रखने के लिए भी पैसे चाहिए। तो इन सारी बातों को दिमाग में रखते हुए अपन वर्किंग नोट कर रहे हैं। मेगा की फाइनल कैपिटल आई थी 19,500, मनदीप की फाइनल कैपिटल आई थी 9,500, बिजनेस ड्रॉवर में पड़े थे 27,000, जिसमें से हमने कुछ लोगों को पेमेंट कर दिया 7,100, क्रेडिटर को पे कर दिया। क्रेडिटर को कितना पे कर दिया हमने 7,500, प्लस हमारे पास और कितना हो जाना चाहिए 25,000 का बैलेंस रखना है। अभी कितना हो रहा है ये 19,900 हो रहा है और हमें कैश बैलेंस मेंटेन करना है, 25,000 का कैश बैलेंस मेंटेन करना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये और कितना पैसा हमें चाहिएगा, कितना एडिशनल रिक्वायरमेंट है 19,500, 900 पड़े हैं हमारे पास, तो 5,100 रुपए और चाहिए कैश बैलेंस मेंटेन करने के लिए, प्लस उसको पेमेंट करने के लिए 20,000। तो 20,000 तो देने हैं महक को, प्लस 5,100 देना है हमें कैश बैलेंस मेंटेन करने के लिए, कम पड़ रहा है वो करना है। यानी ये टोटल हमें कैश की रिक्वायरमेंट है, टोटल जो कैश की रिक्वायरमेंट है वो है 19,500 प्लस 9,500। कुछ समझ में आ रहा है? इन सबको अगर अपन ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल कैश की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। ये हो रहा है 54,100 रुपए की टोटल कैपिटल आ जाएगी। ये मनदीप की कैपिटल है, ये मेगा की कैपिटल है, ये मनदीप की कैपिटल है, और ये दोनों पार्टनर नया पैसा लाएंगे तो फर्म की नई कैपिटल हो जाएगी 54,100, जिनको उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। उनका रेशियो क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो 1:1 हो जाएगा, वो उनकी फाइनल कैपिटल हो जाएगी, बाकी कैपिटल एडजस्टमेंट हो जाएगा। 54,100 को दोनों में बांट दिया तो इसकी कैपिटल कम पड़ रही है, 7,500 लेके आएगा, ये 17,500 लेके आएगा, दोनों लेके आएंगे और पेमेंट इसको कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Varun and Vivek are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio 5:3. The balance of their capital account and current account this much.
द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट द वरुण वाज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ ₹5,000 per month and the Vivek was to get a commission of ₹30,000 per annum. Interest on capital was to be allowed at the rate of 8% per annum, where the interest on drawing was to be charged at the rate of 6% per annum. Drawing of Varun is 3,000 at the beginning of each quarter, while the Varun's drawing is 30,000 on 1st September. The net profit for the year was this much before taking the above adjustment is 1,20,000. देखो यहाँ पे जब क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो हमें हमेशा ऐसा क्वेश्चन जब लगे कि बहुत सिंपल है तो हमें एक छोटी सी कैलकुलेशन करके देख लेनी चाहिए कि अभी हमारे पास प्रॉफिट है कितना, 1,20,000, कमीशन कितना देना है 30,000 और सैलरी देनी है 5,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ इंटू 12 तो 60,000 तो ये हो गए, 30,000 तो ये हो गए, तो 90,000 तो यही हो गए। अब अगर अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं 8% से, 8% से अगर फिक्स कैपिटल पे मिलता है, करंट पे नहीं मिलता है, तो 24,000 ये हो गया और 16,000 ये हो गया, तो 24,000 ये हो गया, 16,000 ये हो गया, तो देखा जाए तो इस अमाउंट से ज्यादा हो रहा है। यानी ये क्वेश्चन कौन सा है, इनएडिक्वेट का प्रॉफिट का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, इनएडिक्वेट प्रॉफिट में जो भी अवेलेबल प्रॉफिट होता है वो पार्टनर की डिमांड के रेशियो में बांट दिया जाता है। इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट अवेलेबल होता है वो पार्टनर की डिमांड के रेशियो में बांट दिया जाता है। तो यहाँ पे जो पार्टनर की डिमांड है, हमारे पास प्रॉफिट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1,20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चाहे लॉस भी हो तो भी चार्ज करेंगे, ये बात हमेशा ध्यान देना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है तो फिर भी चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अपन ने कैलकुलेट कर लिया, एक पार्टनर ने 3,000 रुपए पर मंथ से ड्रॉइंग करी थी तो साल की कितनी हो गई, पर क्वार्टर एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर 3,000 एक क्वार्टर का, तो 4 क्वार्टर के कितने हो गए 12,000 रुपए इंटू रेट क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 6% और फर्स्ट ऑफ एवरी क्वार्टर में 7.5 वाला 12 वाला फॉर्मूला लगता है, तो ये आ जाएगा। इसने 1 सितंबर को ड्राइंग करी थी 30,000 की, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है। 1 सितंबर को ड्राइंग करी है 30,000 की, तो 30,000 पर 6% से सितंबर से मार्च 7 महीने का, तो ये भी आ जाएगा। इस अमाउंट को उनके ड्यू अमाउंट रेशियो में बांटेंगे, तो ड्यू अमाउंट देखें, पहला कौन सा था वरुण और दूसरा कौन सा था विवेक। वरुण विवेक, वरुण को मिलने वाला कितना था, सबसे पहले कमीशन मिलने वाला था इसको मिलने वाली है सैलरी 60,000 रुपए, इसको कमीशन मिलने वाला है 30,000 रुपए। ये सैलरी और ये कमीशन प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलने वाला था इसको 24,000 रुपए और इसको 16,000 रुपए। देखा जाए तो टोटल आ रही है इसकी 84,000 और इसकी आ रही है 46,000। दोनों की टोटल अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा है, तो जो भी अवेलेबल प्रॉफिट है वो हम 42:23 के रेशियो में पार्टनर्स में बांट देंगे। हमारे पास इनएडिक्वेट प्रॉफिट होता है तो उनकी जो डिमांड होती है उसके रेशियो में पार्टनर्स को प्रॉफिट बांट देते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट, ये डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कोई स्पेशल बात लग नहीं रही है, प्रॉफिट जितना भी है सारा ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल ट्रांसफर होगी, बिल्स पेबल रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। जो टेक्निकली बातें हैं वो डिस्कस कर देते हैं। क्रेडिटर ट्रांसफर हो जाएगा, बिल्स पेबल ट्रांसफर हो जाएगा, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड आउटसाइड लायबिलिटी ट्रांसफर हो जाएगा, मिसेज सनीज लोन ट्रांसफर हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ट्रांसफर हो जाएगा, बॉबीज लोन ट्रांसफर नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ट्रांसफर होगा और भूल जाओ, आईएफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ट्रांसफर होगा और फिर उसको भूल जाओ कि उसका ये आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है, कैपिटल नहीं होगी, बैंक ट्रांसफर नहीं होगा, एफडी ट्रांसफर हो जाएगी, स्टॉक हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लायबिलिटी के साथ ट्रांसफर होगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 12,000 रुपए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे और सनीज लोन ट्रांसफर नहीं होगा। अब जो क्वेश्चन में बातें कह रखी है वो देख लेते हैं। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 31 मार्च एंड द एसेट वर रियलाइज्ड। सनी प्रॉमिस टू पे वाइफ का लोन, सनी की वाइफ का लोन यहां पे पड़ा था, सनीज वाइफ लोन, ये क्रेडिटर में लिखा था, उसने पे कर दिया तो आ जाएगा टू सनीज कैपिटल। बॉबी टुक ओवर स्टॉक एट 20% डिस्काउंट, उसने स्टॉक को 20% डिस्काउंट पे ले लिया, इसमें से माइनस कर देंगे। एंड 80% ऑफ द इन्वेस्टमेंट है कितने के 1,04,000, 1,04,000 का पहले आप 80% निकालोगे और उस 80% की वैल्यू में से एट 10% डिस्काउंट, तो 1,04,000 का पहले 80% माइनस 10%, 1,04,000 इंटू 80% माइनस 10%। तो बॉबी ने दो बातें ले ली, एक तो स्टॉक ले लिया और एक इन्वेस्टमेंट ले लिए। धर्म
धर्म कोई और है, धर्म अ डेटर ऑफ ₹60,000 हैड टू पे, एक धर्म एक पार्टनर है जिसको 60,000 रुपए, नहीं पार्टनर नहीं डेटर है, जिसको 2 महीने बाद हमें 60,000 रुपए देने थे। आज फर्म डिसॉल्व हो गई, उसने बोला मैं 2 महीने बाद दूंगा, लेकिन देना आज पड़ रहा है उसको, क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो गई। हमने कहा जो भी है पैसे दे, किस्सा खत्म कर, तो उसने कहा मैं डिस्काउंट लूंगा, और उसने डिस्काउंट कितना चार्ज करा है, 9% पर एनम। तो डिस्काउंटिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60,000 पर 9% से 2 महीने का डिस्काउंट काट के नेट पैसा ले लेंगे। वेरस के हमारे पास डेटर है कितने के, 1,77,000 में 60 का मैटर तो ये हो गया। बाकी के डेटर के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा, तो फुल अमाउंट ले लेंगे। क्रेडिटर वर पेड दिस मच, 90% ऑफ अदर फिक्स एसेट, 90% ऑफ अदर फिक्स एसेट, हमारे पास फिक्स एसेट जो थी उसमें से 90% कितने ले ली, एंड द रिमेनिंग अदर फिक्स एसेट ये पड़ी, उसमें से 90% का तो पैसा ये मिला है, तो 10% का पैसा कितना मिला है, 10% रियलाइज एट दिस मच, 15% डिस्काउंट पे। तो हमारे पास फिक्स एसेट टोटल दे रखी है, इसमें से 90% का पैसा कितना मिला ये क्वेश्चन में दे रखा है। 90% का तो पैसा क्वेश्चन में दे रखा है। अब जो 10% बचा है यानी 38,000, उसमें से भी कितना परसेंट माइनस कर दोगे, 15% माइनस कर दोगे। ये जो टोटल पैसा होगा वो एसेट रियलाइज का पैसा आ जाएगा। सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को ही बोला है। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको थोड़ा सा टाइम देंगे हम। ये क्वेश्चन इस बार इन्होंने सीबीएसई ने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। समझे पहले इस क्वेश्चन को। ये 2023 की बैलेंस शीट है और ये 24 की है। शेयर कैपिटल नोट टू अकाउंट, नोट टू अकाउंट देखेंगे अभी अपन वर्किंग नोट में। 44,90,000, 54,90,000। रिजर्व एंड सरप्लस में 2 लाख और 3,60,000। कैसा आया अभी बताएंगे। नोट टू अकाउंट में चलेगा। ऑथराइज कैपिटल 8 लाख शेयर है, जिसमें से कंपनी ने शेयर इश्यू कर रखे थे 4,50,000 शेयर। जो शेयर इश्यू कर रखे होते हैं उसके 2 पार्ट होता है, एक सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड और दूसरा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में 10 कितने शेयर है, 4,45,000 शेयर। कुल तो थे 4,50,000, उसमें से 4,45,000 सब्सक्राइब फुल्ली एंड पेड और 5,000 ये, तो हो गए 4,50,000 का हिसाब किताब। इन्होंने तो पूरे पैसे दे रखे थे, और जिसका कॉल सीनियर होता है वो आ जाता है सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड में। 5,000 शेयर पे 10 रुपए मांगे थे, 2 रुपए कॉल सीनियर है, तो 5,000 इंटू 2 10,000, तो कुल मिला के हमें पैसे मिले वो अपने को ऊपर दे रखे हैं। ये 2023 की इंफॉर्मेशन, ऐसी कैसी 2024 की भी इंफॉर्मेशन दे रखी है। 24 की इंफॉर्मेशन में क्या लिख रखा है, ऑथराइज कैपिटल वही 8 लाख, लेकिन इस बार इशूड शेयर, ऊपर इशूड शेयर कितने थे 4,50,000, अब हो गए 5,50,000। इसका मतलब इस साल कंपनी ने 1 लाख शेयर और इश्यू करे, जिसमें से आउट ऑफ दिस 40,000 शेयर वर इशूड टू द वेंडर एज कंसिडरेशन ऑफ कैपिटल एसेट। तो इसका मतलब 60,000 के शेयर अपन ने मार्केट में इशू करे होंगे। ठीक है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड एंड सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड, 2 तरह की कैपिटल होती है। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड एंड सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड। इसमें क्या लिखा है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में कितने शेयर है, 5,45,000। 550 में से 545 ही हो गए, 5,000 ही हो गए। यानी इस बार फिर भी कंपनी ने कोई शेयर फोरफिट नहीं करा है। अगर कंपनी ने शेयर फोरफिट करे होते तो इशूड और सब्सक्राइब में डिफरेंस आ जाता है। इशूड कैपिटल वही आ रही है 5,50,000, जिसमें से 4,50,000 तो 5,45,000 तो पूरे और 5,000 ये है। इसमें भी कॉल सीनियर चल रहा है वही 10,000 का, यानी वही लोग उनका कॉल सीनियर चल रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व पहले नहीं था, अब 40,000 पड़ा हुआ है। सिक्योरिटी प्रीमियम पहले कितने थे, 2 लाख, अब कितना हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम 3,20,000। इसका मतलब जो कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे हैं उस पे 1,20,000 का रुपए का क्या आया हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम आया हुआ है। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी टुक ओवर द एसेट, वो ऊपर बता दिया था 12 लाख के एसेट और 7,30,000 के। परचेज कंसिडरेशन वाज पेड इन कैश, जो बचा हुआ जो है परचेज कंसिडरेशन अपन ने कैश में पे कर दिया है। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट पार, और जो भी इक्विटी शेयर उनको इश्यू करे थे वो पार पे इश्यू करे थे। द एंटायर कैपिटल रिजर्व वाज दिस मच, वो पहले से पड़ा हुआ है। आगे हमसे पूछना क्या चाह रहा है, पहला क्वेश्चन को ध्यान दे, पूछना क्या चाह रहा है। सबसे पहले व्हाट इज द टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड, कंपनी ने कितने रुपए के शेयर इशू कर रखे हैं। सबसे पहले कंपनी ने कितने रुपए के शेयर इशू कर रखे हैं, बताए कोई। पहले कैपिटल थी 4,50,000 शेयर थे, अब हो गए 5,50,000। तो इसका मतलब 1 लाख शेयर इशू करें
रुपीज में पूछा है, आंसर दे दिए रुपीज में। क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज द टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर इशूड, फेस वैल्यू ऑफ शेयर इशूड, उसका आंसर कितना हो जाएगा 10 लाख, क्योंकि पहले 4,50,000 थे, अब 5,50,000 शेयर, 1 लाख शेयर इशू करे 10 रुपए के। द शेयर इशू फॉर कैश ड्यूरिंग द ईयर वर इशूड एट का मतलब जो अपन ने इशू करे, सिक्योरिटी प्रीमियम में पहले पड़ा था 2 लाख, अब सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है 3,20,000, इसका मतलब 1,20,000 सिक्योरिटी प्रीमियम और आगे 1,20,000 हमारे पास क्या आ चुका है, सिक्योरिटी प्रीमियम आ चुका है। क्या ये मेरी बातें समझ में आ रही है, हाँ या ना? डिवाइड बाय शेयर कितने इश्यू कर रखे हैं अपन ने, तो हमारे पास की फेस वैल्यू आ जाएगी 12 रुपया, डिवाइड बाय 1 लेकर करा तो। उसके बाद नेक्स्ट ऑन 1 अप्रैल 2014 द कंपनी फोरफिटेड द डिफॉल्टिंग शेयर्स, कंपनी ने अपने शेयर को क्या कर दिया होता, फोरफिट कर दिया होता। तो व्हाट अमाउंट अपेयर इन द शेयर फोरफिचर अकाउंट एट द टाइम ऑफ फोरफिचर, तो फोरफिचर में हमारे पास शेयर कितने थे, 5,000 शेयर थे एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो गए थे 50,000 जिसमें कॉल्स इन एरियर था माइनस कॉल्स इन एरियर कितना है 5,000 एट द रेट ऑफ 10,000, यानी शेयर होल्डर ने अपने को पे कितना कर रखा है 40,000। तो जब शेयर फोरफिचर करते हैं तो फोरफिचर अकाउंट में कितना आता है, जो पैसा उसका हमें मिल चुका है, तो 40,000 आएगा। ऑन 1 अप्रैल 14 द कंपनी फोरफिट ऑल द डिफॉल्टिंग शेयर्स, द अमाउंट विल अपेयर इन द शेयर फोरफिचर अकाउंट विल बी 40,000। क्या ये पॉइंट भी क्लियर हो रहा है? पॉइंट नंबर 4, जब कंपनी शेयर फोरफिट कर लेती है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ शेयर इशूड शेयर, फोरफिचर करने से हमारे इशूड शेयर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाँ सब्सक्राइब्ड शेयर में फर्क पड़ जाता है। तो इसका भी आंसर कितना होगा 5,00,000 और 50,000। अगर सब्सक्राइब्ड पूछा होता तो 5,50,000 में से कंपनी ने अगर 5,000 शेयर फोरफिट कर दिए होते तो सब्सक्राइब्ड शेयर आ जाते 4,45,000। उसके बाद ऑफ दीज 2,000 forfeited share were reissued at 14 per share, what will be the amount of securities premium and the capital reserve? अभी सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने पड़े हुए हैं 3,20,000 और कैपिटल रिजर्व में कितना पड़ा हुआ था 40,000। अगर कंपनी यही शेयर वापस से आगे रीइश्यू कर दे तो पूछा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व में कितना कितना होगा। ये शेयर 2,000 शेयर रीइश्यू करे 14 में, यानी हर शेयर पे 4 रुपए प्रीमियम आया है, हर शेयर पे प्रीमियम कितना आया 4 रुपए, तो 2,000 इंटू 4 यानी 8,000 रुपए इसमें प्लस हो जाते, प्लस 8,000। अब हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो जाता 3,28,000। और जब हमने शेयर को रीइश्यू करा, मैंने भी आपको एक बात बताई थी, जब भी कोई कंपनी अपने शेयर को प्रिंट वैल्यू या उससे ज्यादा में रीइश्यू करे तो जो पैसा पहले मिल चुका है वो सारा सारा हमारा क्या हो जाता है कैपिटल रिजर्व हो जाता है, हाँ या ना। 5,000 शेयर पे 40,000 रुपए मिले हुए थे, 5,000 शेयर पे हमें कितने मिले हुए थे 40,000, तो 40,000 डिवाइड बाई 5,000 यानी हर शेयर पे कितना मिल चुका था 8, और वैसे भी 2 रुपए का कॉल सी इसका मतलब 8 रुपए मिल चुका है, इसका मतलब पर शेयर पे कितने मिल चुके हैं 8 रुपए मिल चुके हैं। नंबर ऑफ शेयर इशू करे अपन ने 2,000, तो 2,000 इंटू 8 ये हमारा क्या हो जाएगा कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। तो कैपिटल रिजर्व में पहले से कितने पड़े 2,000 इंटू 8 16,000, 16,000 प्लस 40,000 56,000। तो आई थिंक इसका आंसर कितना हो जाना चाहिए 380 प्लस 56। लास्ट, what will be the amount of subscribed and fully paid after the reissue this much share? देखो मैंने अभी आपको बताया था 5,50,000 शेयर थे, कितने थे 5,50,000 शेयर थे, उसमें कंपनी ने फोरफिट करे 5,000 और रीइश्यू करे 2,000। इन शेयर पे तो पूरे पैसा आए हुए हैं, हाँ या ना। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड शेयर्स कितने हो जाएंगे 5,45 और 5,47 5,47,000 शेयर्स हो गए एट द रेट ऑफ 10 यानी 54,70,000 सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल 54,70,000। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट पार्ट बी तो बड़ा छोटा सा होता है, when an analytical analyst analyze the financial statement of a enterprises over the number of year, एक साल दूसरा साल तीसरा साल नंबर ऑफ ईयर में एनालिसिस करता है तो वो कौन सा हो जाता है हॉरिजॉन्टल, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल हॉरिजॉन्टल। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल। आई थिंक क्लियर हो रहा है हॉरिजॉन्टल।
डैश विल रिजल्ट इंक्रीज इन लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो बढ़ रहा है। लिक्विड रेशियो कब बढ़ता है? जब कैश बढ़ जाता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अगर बढ़ता है विदाउट इफेक्टिंग करंट रेशियो, यानी कि करंट रेशियो का मतलब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं होगा। सेल ऑफ गुड्स एट कॉस्ट, हाँ हो सकता है कि सेल ऑफ गुड्स ऑफ कैश, गुड्स को बेचा, तो गुड्स बेचना है तो करंट रेशियो लिक्विड रेशियो बढ़ रहा है बिकॉज उसका खाली कैश में होता है, स्टॉक लिक्विड रेशियो में नहीं आता है, वो करंट रेशियो में आता है। तो करंट रेशियो की करंट एसेट की बात करें, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, तो इसमें से तो स्टॉक चला जाएगा, स्टॉक चला जाएगा लेकिन कैश वापस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो इससे हमारा क्या होगा? ये जाएगा और ये आएगा एट कॉस्ट। इससे हमारे रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ लिक्विड रेशियो बढ़ जाएगा बिकॉज कैश आ जाएगा। ठीक है, आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, एज ऑन 31st February, आई डोंट थिंक द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ बर्तन लिमिटेड, नेट प्रॉफिट रेशियो 40%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 50%. On 1st April 2024, it came and noticed that the accountant omitted record the interest received on investment. Interest received on investment is non-operating. Interest received on investment is non-operating for the financial year 23 choice. ठीक है, the required rectification was done, कर लिया. What will be the effect on the same on the net profit? Net profit तो बढ़ जाएगा लेकिन ऑपरेटिंग रेशियो पे कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज ये नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? नेट प्रॉफिट विल इंक्रीज एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल नॉट चेंज। आई थिंक हो जाना चाहिए सी। While computing cash from operation, cost cash flow from operating activity, which of the following item will added in net profit? नेट प्रॉफिट पे तो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड होते हैं, डिक्रीज इन एसेट ऐड होती है और इंक्रीज इन लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी ऐड होती है। तीन बातें ऐड होती है। मैंने जो बताया पहला, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड होती है और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड होती है। और देख लेते हैं, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऐड होगा, यस। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा था? इंक्रीज इन शेयर कैपिटल नहीं आता है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ ट्रेड नहीं आएगा, इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग ये भी आएगा, पहला आएगा, चौथा आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड फोर्थ। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट? इज करेक्ट। कौन सा सही है? इन्वेस्टमेंट इन शेयर आर एक्सक्लूडेड, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इट मे बी शॉर्ट टर्म, इट मे बी लॉन्ग टर्म, are excluded from the cash and cash equivalent unless they are in substance cash equivalent. अगर cash equivalent है तो cash equivalent में जोड़ा जाएगा, यानी शॉर्ट टर्म में जोड़ाएगा, नहीं तो नहीं जोड़ाएगा। ये बात सही है। दूसरा, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी कैन बी रेडिली कन्वर्ट इनटू द कैश, आर नॉट ट्रीटेड एज कैश इक्विवेलेंट। तो ये तो बात गलत हो गई, कैश इक्विवेलेंट है, रेडी टू अवेलेबल है। In case of financial enterprises, interest received, dividend received, classified as investing activity, ठीक है। While dividend paid and interest paid on debenture are, गलत हो गया, partly गलत हो गया। Provision for tax made during the year should be classified as cash flow from, made नहीं होता बेटा, वो paid होता है, outflow paid वाला होता है, made वाला लिखा है यहाँ पे, अगर paid होता है तो वो outflow होता है, तो ये भी बात गलत हो गई। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन सही है। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, दो बातें करिए, फटाफट से देखते हैं। श्री लिमिटेड वाज कैरिंग ऑन बिजनेस बाय packaging in Delhi and earned a good profit in the past year. The company want to expand his business, required additional fund. कंपनी को और पैसे चाहिए। To meet the requirement, the company issued equity shares. कंपनी ने इक्विटी शेयर इश्यू करे। इक्विटी शेयर इश्यू करना कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंशियल एक्टिविटी। फाइनेंशियल एक्टिविटी से 30 लाख रुपए है। इट परचेज ए कंप्यूटराइज्ड मशीन, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो। ड्यूरिंग द ईयर द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनफ्लो, द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग विल बी 15 लाख। हाँ, इससे 15 लाख आए थे, इन्वेस्टिंग से 20 गए थे और फाइनेंसिंग से आए थे, तो ये बात सही है। ठीक है, आगे लिखा है पेटेंट ऑफ एक्स लिमिटेड इंक्रीज बाई 30,000, इंक्रीज्ड बाई 30,000, 3 लाख इन 2021 टू 3,30,000। पेटेंट बढ़ रहे हैं, इसका मतलब हमने नॉन इंटेंजिबल एसेट को खरीदा है। आउटफ्लो ऑफ
इट इज टेकन द परचेज ऑफ पेटेंट, बिल्कुल सही है ये बात भी। विल बी शोन एंड द आउटफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये बात भी सही है। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। ए क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये तो अपने को क्लासिफाई कर देना है। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, बैलेंसिंग फिगर है, ट्रिकी क्वेश्चन है, कोई अजीब बात नहीं है, फटाफट से हो जाएगा। अगर देखा जाए तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहले ये थी तो बढ़ रहा है कितने से 4 लाख, तो परसेंटेज में निकालेंगे तो हमारे पास परसेंटेज भी आ जाएगा। फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। इंफॉर्मेशन एक दूसरे के हमारे पास दे रखी है। हाँ ये नेगेटिव है तो हमारे पास अदर एक्सपेंसेस पहले 2 लाख थे, अब कितने हो गए 1 लाख, कम हो गए, तभी तो 1 लाख कम हुआ। और परसेंटेज की बात करें तो 50% नेगेटिव में लिख देंगे। ये 25% कम हो रहा है, 25% हमारा हो रहा है तो ये 10 लाख है, इसका 25% कितना होता है 2 लाख। 25% कितना होता है 2 लाख। क्या ये मेरी बात समझ मारी? तो चेन कितना होता है, इसका मतलब बड़े कितने होंगे, ये पहले कितने होंगे 10 लाख। ऐसे हम बैलेंसिंग फिगर से इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, हमारे पास इंफॉर्मेशन जो दे रखी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है जीपी अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आरएफओ इनटू 100। एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सीधी सीधी बातें लिखी है, सेल्स दे रखी है, सेल्स माइनस सीओजीएस का फॉर्मूला हो गया ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दे रखा है 60,000 और एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है 80,000। अगर एवरेज इन्वेंट्री 80,000 है, ओपनिंग 60,000 है, प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 80,000। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक की भी वैल्यू आ जाएगी। इस क्वेश्चन में इसके अलावा कुछ भी नहीं था। हाँ ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 33, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अमाउंटिंग रुपीज 6 लाख, द टैक्स रेट इज 2 लाख। आफ्टर टैक्स 6 लाख है, द टैक्स रेट इज, इसका मतलब ये 80% है। जो 6 लाख है वो कितना है 80% है, तो 6 लाख डिवाइड बाई 80 इंटू 100, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा और वो आ रहा है 7,50,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ रहा है ये। उसके बाद क्या लिखा है, इफ द कंपनी अर्न बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 10 लाख, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर एंड इंटरेस्ट टैक्स 10 लाख दे रखा है। उसमें सबसे पहले माइनस होता है इंटरेस्ट ऑन डेट्स, ये नहीं पता है, तो नेट प्रॉफिट ये कौन सा हो गया बिफोर टैक्स हो गया। फिर इसमें से क्या माइनस करते हैं, टैक्स माइनस करते हैं, तो आता है हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बट क्वेश्चन में पूछा क्या है, द नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर अमाउंटिंग टू रुपीज 25 लाख एज्यूमिंग दैट नो अदर डेब्ट्स ऑफ द कंपनी, डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बैलेंसिंग फिगर कितना होगा 2,50,000, ये बैलेंसिंग फिगर हो गया। और 2,50,000 का इंटरेस्ट अपन ने कितने पे दिया है 25 लाख पे, तो इंटरेस्ट की रेट हो गई 10%। हमारे पास फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से सबसे पहले माइनस होता है इंटरेस्ट, तो आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से माइनस होता है टैक्स, तो हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 6 लाख का। अगर ये वैल्यू 100% है, ये टैक्स 20% है, तो ये 80% है। इससे हम यहां पे आ गए 7,50,000 पे। ये क्वेश्चन में दे रखा है 10 लाख, तो ये आ गया हमारे पास बैलेंसिंग फिगर 2,50,000 इंटरेस्ट ऑन डेट्स, और डेट्स दे रखे हैं 2.5 लाख 25 लाख के, तो रेट आ जाएगी। क्वेश्चन में कोई अजीब बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, कैश फ्लो का बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन दिया है, कुछ भी तकलीफ नहीं है। कैश फ्लो का बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही निकालनी है। तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना हो जाएगा, पहले साल प्रॉफिट था ये और दूसरे साल ये है, इसका मतलब हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है नेगेटिव फिगर से। क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव से। नेट प्रॉफिट नहीं है, नेट लॉस है। नेट प्रॉफिट लिख के अपन ये कर देंगे, उसमें 4 बातें ऐड होती है, प्रोविजन फॉर टैक्स, नीड, प्रपोज डिविडेंड, प्रीवियस ईयर का। प्रपोज डिविडेंड हमेशा एज पर द न्यू रूल्स हमेशा प्रीवियस ईयर वाले इस साल डिक्लेयर होता है और पेड होता है। तो प्रपोज डिविडेंड ऑफ 2023 एंड 2024, तो 1,50,000 इसमें क्या कर दोगे प्लस कर दोगे। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, मेड मतलब जो हमने इस साल बनाया, प्रीवियस ईयर वाला पेड होता है और करंट ईयर वाला मेड होता है, इसको भी ऐड कर दोगे। उसके बाद डिक्रीज इन
करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फिर लास्ट में लेस टैक्स पेड कर देंगे, वो कैश जनरेटेड हो जाएगा और लेस टैक्स पेड करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। आई डोंट थिंक इस क्वेश्चन में कोई भी नई बात है। एंड द लास्ट वन, इसमें हमें एक मशीन अकाउंट बनाना है और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। एक मशीन अकाउंट बनाना है और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। क्लियर? मशीन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 20 लाख, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 28 लाख, जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है। एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 4 लाख और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 6,50,000। मशीन कॉस्टिंग ₹6 लाख, ये प्रोविजन का कॉन्सेप्ट है। मशीन कॉस्टिंग ₹50,000, कॉस्टिंग बुक वैल्यू 40,000, यानी इसके ऊपर एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन कितना है? जब भी कोई मशीन बेची जाती है तो उसका एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन मशीन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो 2 मशीन 10,000, तो यहां पे आ जाएगा बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 10,000। वाज ए लॉस बाय फायर एंड द इंश्योरेंस क्लेम वाज दिस मच, तो बाई बैंक और ब्रैकेट में इंश्योरेंस क्लेम लिख दो। बाई बैंक ब्रैकेट में इंश्योरेंस क्लेम 32,000। एक 50,000 की मशीन जिसके ऊपर 10,000 का डेप्रिसिएशन था, दैट मींस बुक वैल्यू थी इसकी 40,000 को 32,000 में बेचा। बाई लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 8,000। ये 50,000 की मशीन का हिसाब किताब खत्म। क्लियर? आगे क्या लिखा है? डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 4 लाख था, 6,50,000 एंड में है और ये क्वेश्चन में गिवन है डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, और वो कितना है? 3,50,000। हिसाब किताब तो मिल ही नहीं रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई और मिसिंग इंफॉर्मेशन है। 4 लाख प्लस 3,50,000 इक्वल टू 7,50,000 और दे रखा 6,50,000, ये तो 90,000 की कोई इंफॉर्मेशन गायब है इस अकाउंट में। तो वो क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट, अ पार्ट ऑफ मशीन कॉस्टिंग 2.5 लाख वाज सोल्ड फॉर एज ए लॉस ऑफ 20,000, यानी ये जो 2.5 लाख की मशीन थी, बुक वैल्यू 2.5 लाख है, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना था? 90,000, ये वाला। तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी? 160 को आपने कितने में बेचा है? सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 20,000। तो वापस यहां पे आ गए वही सारी बातें। बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 90,000, बाई लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 20,000, बाई बैंक अपन ने बेचा है तो कितने में बेचा होगा? 20,000 के लॉस में, तो 41 में बेचा होगा। ये 28 लाख एंड में। यहां बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा न्यू मशीन परचेज 28 ये और 2.5 लाख ये, और ये 28 और 3 31, तो 11 लाख का न्यू परचेज आ जाएगा। तो ये तो हो जाएगा हमारा आउटफ्लो, और ये बिल्डिंग ये बेची ये इनफ्लो, और ये 41 इनफ्लो। पूछा है कैश फ्लो, आई थिंक हो जाएगा क्वेश्चन। होप कि आपको ये सारा जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर इश्यू करके दिया है उसके सारे पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स। और अब कुछ गैस पेपर के जो हमने यानी वीएसआई ने जो इश्यू कर रखे हैं उसके सॉल्यूशन को लेकर साथ में नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट होंगे। ऑल द बेस्ट। तब तक के वीएसआई के ग्रुप को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू बेटा।